यस। सो फ्यू टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स में अपन ने देखा मेलवेयर, उसमें भी फ्यू टाइप्स ऑफ मेलवेयर में अपन ने देखा क्या, रैंसमवेयर, फाइललेस मेलवेयर, ट्रोजन, मोबाइल वेयर। मोबाइल वेयर में जब तुम्हारे टारगेट मोबाइल डिवाइस होगा तो उस केस में अपन उसको क्या बोलेंगे, तुम्हारा मेलवेयर कौन सा है, मोबाइल मेलवेयर। ट्रोजन मैंने तुमको बताया था कि जनरली ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ अंदर घुस जाएगा, और जो कि दूसरे लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ घुसकर तुम्हारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। जनरली तुम कहाँ से इसको डाउनलोड करोगे, फ्री डाउनलोड्स कुछ है तुम्हारा सेक्शन, या तुम कोई सॉफ्टवेयर दूसरा डाउनलोड कर रहे हो उसके साथ तुमको हो सकता है कि ट्रोजन भी डाउनलोड हो जाए। फाइललेस मेलवेयर में था कि यहाँ पे कोडिंग के बिना, कोड ही नहीं होगा कोई, यानी इंस्टॉल कोड इंस्टॉल नहीं होगा यहाँ पे, उसके बिना ही तुम्हारा मेलवेयर फंक्शन करेगा। एंड ऊपर में एक और जो मेलवेयर था वो मेलिशियस लिंक वगैरह, फिशिंग मेल वगैरह के थ्रू तुमको हो सकता है कि मेलवेयर भेजा जाए, एंड दैट विल अगेन डिसरप्ट योर बिजनेस। एंड इसके अलावा फिशिंग के अलावा और दो तरीका था कि एक तो अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, या फिर पॉलिसी मिसकॉन्फ़िगरेशन। राइट, अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज मैंने तुमको बताया था कि जो एक छोटे छोटे बीच में पैचेस, पैचेस मतलब क्या हुआ, बीच में गैप्स आ गए मान लो तुम्हारे सिस्टम में। सो पैच डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है तुम्हारा, पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम, दैट हैज टू बी रन पीरियोडिकली। अगर तुम पीरियोडिकली उसको रन नहीं कर रहे हो तो अपडेट नहीं होंगे प्रॉपरली। तो तुमको जो अपडेट्स मांगते हैं ना बीच बीच में कि अपडेट करो, दैट इज फॉर दिस पैचेस ओनली। कि जनरली हैकर्स टेंड टू डेवलप सर्टेन वल्नरेबिलिटीज विद इन द सिस्टम, तो वो जैसी समझ में आता है तो उसको फिर हम हटा देते हैं वापस से। फिर वो लोग वापस से कुछ और ढूंढेंगे, कोई दूसरा तरीका, फिर हम उसको अपडेट करेंगे, हटा देंगे। सो दैट इज हाउ पैचिंग इज डन। वर्जन अपडेट जो बोलते हैं अपन, वर्जन अपडेट क्यों करते हैं, फॉर दिस अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज। इसके बाद अपन ने देखा था डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में जनरली तुम्हारे टारगेटेड अटैक होता है ये, प्लस दिस इज नॉट फॉर एनी, इसमें कोई तुम्हारा लॉस नहीं होने वाला है एज इन टर्म्स ऑफ मनी, तुमको रैंसमवेयर वगैरह कुछ नहीं मांगने वाला है वो, बट तुम्हारा बिजनेस लॉस हो जाएगा, यहाँ पे रेपुटेशनल लॉस हो सकता है। राइट, जैसे अभी तुम्हारा जीरोदा का तुमने सुना होगा, सो दो मिनट के जो ग्लिचेस आए थे कई बार आ चुके हैं बीच बीच में। सो मैनी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑन द जीरोदा प्लेटफॉर्म। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे डेटा का लॉस नहीं होने वाला है, ना ही तुम्हारा कोई पैसा वैसा का लॉस होगा। पैसा का लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉस, पैसा का लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉस, बट तुम्हारा कोई डेटा वेटा लीकेज नहीं होगा। यहाँ पे कोई रैंसम वैंसम नहीं मांगने वाला है कोई, बट सिंस दिस विल इम्पैक्ट योर बिजनेस फॉर सर्टेन पीरियड, दैट्स हाउ इट विल इम्पैक्ट योर entity and in the organization in the long term it also can affect your reputational risk. तो टारगेटेड अटैक होता है ये, जनरली दिस इज हाउ इट इज डन कि फॉल्स रिक्वेस्ट क्रिएट किया जाता है एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट योर सिस्टम, योर वेबसाइट, योर बैंडविड्थ इज नॉट एबल टू हैंडल दैट मच लेवल ऑफ बैंडविड्थ। फिर इसके बाद अपन ने देखा था फिशिंग। फिशिंग में चार टाइप के फिशिंग है। फिशिंग और स्पूफिंग में एकदम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। स्पूफिंग जो है बट हाउएवर इज जनरली बाय भेस बदल के, मतलब समझ लो कुल मिला के स्पूफिंग मतलब भेस बदलना। अब स्पूफिंग करने के बाद हो सकता है मैं स्टील इंफॉर्मेशन करूं या ना करूं। अगर मैं इंफॉर्मेशन स्टील कर रहा हूं, मेरा पर्पस है स्टील इंफॉर्मेशन करना, तो मैं क्या कर रहा हूं, फिशिंग कर रहा हूं। फिशिंग कर रहा हूं थ्रू स्पूफिंग, फिशिंग कर रहा हूं बाय वे ऑफ स्पूफिंग। लेकिन फिशिंग जरूरी नहीं है कि हर बार मैं स्पूफिंग के थ्रू करूं। फिशिंग हो सकता है मैं कोई और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन बन के, या कुछ ना कुछ तरीके से मैं फिशिंग कर सकता हूँ। कि मैं बैंक का कोई बंदा बोल के कॉल कर लूँ, या मैं तुमको कोई एसएमएस, ऐसा ल्यूक्रेटिव एसएमएस दूं कि तुम उसको क्लिक करो, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, क्लिक करो क्लिक करो। जरूरी नहीं है मैं स्पूफिंग करके ही तुम्हारी फिशिंग करूँ। समझ रही है बात, फिशिंग और स्पूफिंग। स्पूफिंग इज बेस बदलना, और स्पूफिंग करके मैं जनरली क्या करता हूँ, फिशिंग वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार मैं स्पूफिंग करके तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टील करूँ। सो स्पूफिंग इज बाय वे ऑफ डूइंग सर्टेन क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल डिस्गाइजेस। डिस्गाइजेस इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड यहाँ पे, डिस्गाइज करना देमसेल्फ एज अ नोन और ट्रस्टेड सोर्स, एज अ नोन और ट्रस्टेड सोर्स। एग्जांपल मैंने दिया था जैसे ईमेल स्पूफिंग का, यश डॉट चांडक एट द रेट लार्सन टूब्रो डॉट कॉम की जगह यश डॉट चांडक लार्सन टूब्रो एट द रेट डॉट कॉम कुछ कर देगा वो। समझ रहे हो, यश डॉट चांडक लार्सन टूब्रो एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। सो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, हो सकता है तुम उसको ईमेल को वैलिड मान लो। या डोमेन स्पूफिंग में मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, जैसे कैनवा का उस हु बहू एकदम सेम टू सेम वेबसाइट बना देगा। फ्लिपकार्ट में हु बहू वेबसाइट बना के जगह सी कर देगा, फ्लिपकार्ट के जगह सी कर देगा। राइट, सो दैट इज डोमेन स्पूफिंग। फिशिंग में जनरली द पर्पस इज व्हाट, टू स्टील द इंफॉर्मेशन, टू शेयर द विक्टिम को अपन मजबूर कर देंगे कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे हमारी, या कुछ हमारे लिंक को डाउनलोड करे,
और उससे हम इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर पाए, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले पाए। इसमें 4 टाइप की फिशिंग अपन ने देखा है: स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग। स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग। तो स्पीयर फिशिंग जनरली, स्पीयर इज अ टारगेटेड फिशिंग टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डैमेज डेटा, लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह स्टील करने के लिए। वेलिंग जब तुम पर्टिकुलरली सी लेवल एग्जीक्यूटिव इंप्लॉइज को टारगेट कर रहे हो, तो बड़े बड़े इंप्लॉइज को टारगेट कर रहे हो तो वेल हो गया, वेल, वेलिंग। स्मिशिंग में अपन ने देखा एसएमएस के थ्रू तुम टारगेट कर रहे हो, तो। और विशिंग में अपन ने देखा वॉइस कॉल्स के थ्रू अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो। आइडेंटिटी बेस्ड थ्रेड, इसके बाद देखा फिर अपन ने इनसाइडर थ्रेड, डीएनएस टनलिंग। डीएनएस टनलिंग में मैंने पर्टिकुलरली बताया कि जब भी तुम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सर्वर अपन को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन कोई हैकर हो सकता है कि ये सर्वर में कुछ और ही तुमको रिस्पॉन्स करवाए। वो कुछ अपनी मैलिशियस एक्टिविटीज, फॉल्स फाइल्स भेज देगा सर्वर के अंदर, और जब अब तुमको रिस्पॉन्ड होगा सर्वर के थ्रू, तो वो एग्जैक्टली सर्वर को रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? हैकर कर रहा है, एंड तुमको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उसके कुछ और ही रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दैट इज हाउ डीएनएस टनलिंग इज डन। दिस इज डीएनएस। ये जो सिस्टम है, सर्वर से अपन रिक्वेस्ट करो और सर्वर अपन को रिस्पॉन्ड करे, तो डेट इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसको टनलिंग, टनलिंग मतलब एक टनल बना के द हैकर इज एबल टू मैनिपुलेट आवर सिस्टम। एंड देन लास्टली वाज आईओटी बेस्ड अटैक, जहाँ पे जो जो सिस्टम तुम्हारा इंटरनेट से रिलेटेड है या जो भी सिस्टम जैसे भी तरीके से लिंक्ड है, तो उस सारे सिस्टम को एक साथ तुम्हारा हैकर को आ जाएगा एक्सेस। देन स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, यहाँ से अपन को चालू करना है आज, फटाफट से अपन अब स्टार्ट करते हैं। आई होप तुमने ये चेक कर लिया है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है ना? नहीं किया तो आज कर लेना एक बार। अभी आ जाओ स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क में स्टेज 1 है तुम्हारा, सबसे पहले तो तुमको साइबर रिस्क असेस करना है। अभी अपन ने ऊपर में देखा कितने सारे अलग अलग टाइप के साइबर अटैक्स हो सकते हैं, राइट? तो वही सब तुम्हारे क्या है? साइबर रिस्क है। जितने अभी अपन ने ऊपर में साइबर अटैक्स देखा, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, वही सब तुम्हारे क्या है? साइबर रिस्क है। असेस करो कि तुमको कौन से साइबर अटैक हो सकते हैं, तुम कितने वल्नरेबल हो किस टाइप के साइबर अटैक से। रैंसमवेयर हो सकता है, या फ्रॉड, थेफ्ट, क्या क्या हो सकता है, इनसाइडर थ्रेट हो सकता है, आईओटी बेस्ड थ्रेट हो सकता है, क्या तुम्हारे को साइबर अटैक्स हो सकते हैं। So assess the cyber risk. No organization is completely immune to the cyber risk. Different clients will have different level of risk even within the same industry. So every organization should therefore consider at least some common threat. कुछ common threat दिए जैसे कि ransomware हो गया, common criminals using email phishing हो गया, hackers हो गए, fraud, theft, insider committing malicious activities, accidental activities. इसके अलावा अब तुम अब असेस कर लोगे तो स्टेज 2 में तुमको अब देखना पड़ेगा कि भैया ये मेरे को साइबर अटैक्स हो सकते हैं, मेरे ऊपर रैंसमवेयर हो सकता है, मेरे ऊपर इनसाइडर थ्रेट हो सकता है, या फिर फिशिंग हो सकती है। तो ये हुआ, तुमने असेस कर लिया। अब इसके बाद ये देखो कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा तुम्हारे बिजनेस के ऊपर। इम्पैक्ट कितना आएगा, कितने एक या दो एक साथ अगर साइबर रिस्क आ गए तुम्हारे ऊपर तो कितना इम्पैक्ट आएगा। तो इसमें तुम देखोगे कि क्या रेगुलेटरी कॉस्ट लग सकती है तुम्हारे ऊपर, कितना तुम्हारा बिजनेस रेपुटेशनल रिस्क कितना हैम्पर होगा, इसके कारण कितना रेपुटेशन तुम्हारा हैम्पर होगा, बिजनेस कॉस्ट कितना है, डेटा कितना लॉस हो सकता है तुम्हारा, पैसा कितना मांगा जाएगा तुमसे रैंसमवेयर, फाइन कितनी लग सकती है, पेनाल्टी कितनी लग सकती है, से भी हो सकता है तुम्हारे को सिस्टम डेवलप नहीं करने के कारण हो सकता है कुछ पेनाल्टी लगा दे, रेगुलेटरी कॉस्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुम्हारी चोरी हो सकती है, आइडेंटिटी बेस्ड थ्रेट से हो सकता है कि इंटेंजिबल एसेट्स तुम्हारे कुछ यूज कर ले कोई और एंटिटी, प्राइवेसी पॉलिसी ब्रीच होने के कारण तुम्हारा पॉलिसी ब्रीचेस हो सकती है। सो दीज ऑल आर व्हाट योर इम्पैक्ट दैट कैन हैपन इन योर बिजनेस। इम्पैक्ट एक बार देख लो फटाफट से। इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क, रेगुलेटरी कॉस्ट हो गया, बिजनेस इंटरप्शंस कॉजिंग एन ऑपरेशनल चैलेंज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के कारण हो सकता है रेपुटेशनल रिस्क भी आ जाए। डेटा लॉस हो गया, रेपुटेशनल लॉस आई गया, यहाँ पे लिटिगेशन हो सकता है तुम्हारे ऊपर, भाई एंटिटी हो सकता है कि यूजर्स जो है तुम्हारे वो तुम्हारे ऊपर केस ठोक दे। रैंसमवेयर मोर कॉमन दिस डेज वेयर इंटायर सिस्टम्स आर इनक्रिप्टेड। रैंसमवेयर में क्या करते थे अपन ने देखा था कि पूरा सिस्टम एनक्रिप्ट कर देगा वो सामने वाला, और फिर डिक्रिप्ट करने के पैसे मांगेगा, राइट? अपन डेटा तो अपना यूज नहीं कर सकते बिकॉज द डेटा हैज बीन एनक्रिप्टेड नाउ, एंड उसको डिक्रिप्ट करने का वो पैसा मांगेगा। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोरी होना, इंसिडेंटल रिस्पॉन्स कॉस्ट विच कुड बी इन्वेस्टिगेशन एंड रेमिडिएशन, तुमको अब इन्वेस्टिगेशन भी तो करवाना पड़ेगा। अगर कोई अटैक हो रहा है तुम्हारे ऊपर तो सबसे पहले तो तुमको समझ ही नहीं आएगा, बौखला जाओगे, क्या करना है क्या करना है क्या हो गया, एंड देयरफॉर उसका इन्वेस्टिगेट करवाने का, उसका रेमिडिएट करवाने का भी तो कुछ कॉस्ट लगेगा। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, अगर पर्सनल डेटा है तो तुम्हारा पर्सनल डेटा लीक हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी की भी बात आ जाएगी यहाँ पे, एंड तुम्हारा फाइन्स एंड पेनाल्टीज, ये सब कुछ इम्पैक्ट हो गए तुम्हारे। इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट क्या लगता है तुमको, सिर्फ नॉन फाइनेंशियल है कि फाइनेंशियल भी है, दोनों है, क्या लगता है?
दोनों है। दोनों है, राइट। सो एक तुमको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का सेम एक क्वेश्चन मिलेगा, जो कि मैंने ऊपर तुमको दिया होगा, ये वाला। यही क्वेश्चन है, इसी का आंसर तुमको क्या लिखना है, स्टेज 2। क्योंकि ये देखो क्या मांग रहा है, शी ऑल्सो फील्स दैट मेनी साइबर अटैक्स आर नॉट डायरेक्टली टारगेटेड एट फाइनेंशियल सिस्टम। ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम में भी हो सकते हैं कई सारे साइबर अटैक्स है, तो सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम पे टारगेट नहीं होते, नॉन फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी तुम्हारे टारगेट करते हैं। एंड डू नॉट पोज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। तो ये क्या बोलना चाह रही बेसिकली, कि भैया जो साइबर अटैक्स है उससे फाइनेंशियल हैम्पर कुछ नहीं होगा, फाइनेंशियल सिस्टम तुम्हारे कुछ हैम्पर नहीं होंगे, कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके कारण नहीं आएगा, बोल रही है ये। तो सही बोल रही है क्या, इज हर व्यू प्रॉपर? क्या इम्पैक्ट है जो अभी अपन ने देखा, ये फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है, राइट। फाइनेंशियल सिस्टम पे भी इसका मटेरियल इंपैक्ट आ सकता है, एंड जिसके कारण तुमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में भी ये चीज कंसिडर करनी चाहिए। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या आएगा, स्टेज 2। कहाँ का क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका। एंड थर्ड है, इसके बाद तुम अब आइडेंटिफाई कर लिए, राइट, असेस कर लिए, और इसका इम्पैक्ट भी जब तुमने असेस कर लिया है, तो अब आता है मैनेज करने की बारी। तो स्टेज 3 अल्टीमेटली तुमको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, कि सिर्फ असेस करके छोड़ दोगे। मैनेजिंग द साइबर रिस्क। मैनेजिंग द साइबर रिस्क में सबसे पहले तो मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा, ऊपर में जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ली, असेस किया साइबर रिस्क क्या है, थ्रेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या लॉस हो सकता है। इसके बाद मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है, आईटी सिस्टम जो है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है, जो नीचे अपन देखेंगे 5 स्टेप में देखा ना अपन ने, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तुमको जो होमवर्क दिया था मैंने। सो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है हमारे एंटिटी के अंदर, एग्जिस्टिंग आईटी फ्रेमवर्क, एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या डेवलप्ड है विद इन द एंटिटी टू टैकल द साइबर रिस्क, जो अभी अपन ने ऊपर में असेस किया। तीसरा फिर तुमको असेस करना पड़ेगा कि क्या मेरे को नया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, टू मैनेज द क्रिटिकल साइबर रिस्क। एंड लास्टली अंडरस्टैंड द एक्सेप्टेड रिस्क एंड डॉक्यूमेंट द कंपेंसेटिंग कंट्रोल। कंपेंसेटिंग कंट्रोल ये जनरली कैसे होते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। अपन ने दो टाइप के कंट्रोल्स देखा था, मैंने डिस्कस किया था कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में, एक होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल और एक होता है डिटेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल मतलब मैं कुछ ना होना गलत होने के पहले ही कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगा दूं जो जिससे कारण गलत ना हो कुछ। और डिटेक्टिव कंट्रोल, कंपेंसेटिंग कंट्रोल इज आर व्हाट, द कंट्रोल्स विच आर डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड, सो दैट अगर कुछ गलत हो चुका है, मिस हैपनिंग हो चुकी है, तो उसको फिगर आउट करने के लिए दीज आर इम्प्लीमेंटेड कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स। सो उसको डॉक्यूमेंट करना कि अगर कोई साइबर रिस्क आ गया तो उसको हमने असेस किया, क्या इंपैक्ट आएगा, लेकिन उसका कंट्रोल्स क्या है, कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स क्या है, एंड कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स को तुमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। सो 4 पॉइंट है, यहाँ पे भी एक बार देख लो, वापस से रिवाइज कर लो। मैनेजिंग द साइबर रिस्क में एक तो अंडरस्टैंडिंग लो कि क्या तुमने कौन कौन से टाइप के रिस्क को असेस किया है, ऊपर कौन कौन से थ्रेट है तुमको, फिर कितने एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम क्या डेवलप्ड है, एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क प्रोग्राम कैसा तुम्हारे एंटिटी में इंप्लीमेंटेड है टू टैकल दिस अबव असेस्ड साइबर रिस्क। देन अलाइन करो साइबर सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है तुम्हारा ऊपर का, जो हमने देखा कि एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है मेरा, और मेरे को क्या क्या नए साइबर रिस्क पोस्ट थ्रेट्स है, तो ये दोनों को अलाइन करो, मेरा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऐसा डेवलप करो कि ये मेरे सारे साइबर रिस्क को मिटिगेट कर पाए। एंड लास्टली अंडरस्टैंड करो कि कौन कौन से रिस्क है, एंड डॉक्यूमेंट करो कि इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से तुम कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स लगा रहे हो। कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स आर व्हाट, टू टैकल द रिस्क विच ऑलरेडी हैपेंड, मतलब जो मिस हैपनिंग जो ऑलरेडी ऑकर हो गई है उसको टैकल करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स जो तुम लगाओगे, दैट हैज टू बी आल्सो डॉक्यूमेंटेड। सो स्टेज 1 2 3 याद रखना, ये क्या है, साइबर रिस्क के स्टेजेस है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अलग से एक बार वापस से देखना, जहाँ पे अपन क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले रिस्क क्या है, फिर ये रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे अपन, ये रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, एक तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं, ये तुम्हारे क्या होंगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, दैट इज तुमको होने से पहले प्रोटेक्ट करना। मतलब जो साइबर अटैक्स है, साइबर अटैक्स कैसे ना हो उसके लिए जो कंट्रोल्स लगाओगे तुम, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, तो उससे तुम प्रोटेक्ट करोगे। एंड अगर हो गया साइबर अटैक, तो उसको डिटेक्ट कैसे करोगे, राइट, डिटेक्टिव कंट्रोल। एंड देन रिस्पॉन्ड करना ये रिस्क को, और अकॉर्डिंगली रिकवर करना। ये एक फ्रेमवर्क हर एंटिटी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इफ दे आर यूजिंग आईटी देन डेफिनेटली दे आर पोस्ट टू थ्रेट्स ऑफ आईटी, राइट, साइबर रिस्क है उधर। एंड कभी भी कुछ हो जाए तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क तुम्हारा डेवलप्ड होना चाहिए विद इन द एंटिटी। ये एक बार समराइज है, समरी पॉइंट्स है।
ये तुम एक बार क्विकली देख सकते हो, ऊपर का पढ़ लेना, और उसी को ऊपर को ये समराइज किया गया है इंस्टीट्यूट ने। नाउ लेट्स सी वन केस स्टडी। एज सच तुम्हारा थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करेगा ये। होटल हैज बिकम विक्टिम ऑफ वायर फ्रॉड when accounts payable executive began to receive insufficient fund notification for regularly recurring bills. So accounting records were reviewed, and upon investigating, it was noted that the CEO had clicked on a link in email. ये गड़बड़ किसने किया है? सीईओ ने किया है। जनरली यही लोग करेंगे, थोड़े से बुड्ढे भाड्डे लोग होते हैं ये लोग, राइट? थोड़ा सा नॉलेज उनका कम रहता है, और जो ट्रेनिंग देती है एंटिटी प्रॉपर्ली कि कैसे फिशिंग से बचे, कैसे टाइप के फिशिंग ईमेल्स होते हैं, ये लोग इसको सीरियसली भी ज्यादा नहीं लेते। दिस आई एम टेलिंग विथ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो ये क्या हुआ यहाँ पे, सीईओ हैज क्लिक्ड ऑन अ लिंक इन ईमेल दैट ही थॉट वाज फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, एंड जब उसने क्लिक किया तो उसने अपने क्रीडेंशियल्स एंटर किए, और अब साइबर क्रिमिनल ने उसके सारे क्रीडेंशियल्स को कॉपी कर लिया एंड कैप्चर कर लिया, लॉगिन इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, एंड फुल एक्सेस उसको मिल गया सारे बिजनेस का और उसके पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पे क्या लग रहा है तुमको, कौन सा अटैक है बताओ तो, सोच के बताना एक बार, कौन सा अटैक लग रहा है यहाँ पे? एक ईमेल आया तुमको, और ईमेल में तुमने क्लिक किया लिंक को, और उसमें सारे अपनी क्रेडेंशियल्स डाली। साइबर क्रिमिनल्स कैप्चर्ड द सीईओ इन्फो। तो ये जो लिंक आया, ये जनरली कैसे टाइप का अटैक होता है? फिशिंग। हाँ, फिशिंग। फिशिंग। फिशिंग, राइट? यहाँ पे स्पूफिंग क्यों नहीं बोला है? कि स्पूफिंग के थ्रू भी हो सकता है, ये स्पूफिंग भी कर सकते हो, स्पूफिंग के थ्रू फिशिंग अटैक। अगर ये कुछ भेज बदल के तुमको कोई मेल कर रहा है, और जिसके कारण तुम उस पे ट्रस्टेड सोर्स लिखा हुआ है ना, तो स्पूफिंग भी हो सकता है। ट्रस्टेड सोर्स जनरली, बट जो ऐसा नहीं है कि तुम स्पूफिंग के थ्रू ट्रस्टेड सोर्स से तुमको कॉपी करके ना है। मतलब तुमको ये बोलेगा कि क्या, कि आईसीआईसीआई से आया है, वो बोल देगा आईसीआईसी से है, लेकिन लगना चाहिए आईसीआईसी से। स्पूफिंग में क्या होगा जनरली, तुमको दिखेगा कि हाँ एकदम हूबहू सही दिख रही है। मतलब एग्जाम्पल के रूप में ले लो, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है क्या कि एकदम सेम टू सेम दिख रहा है? जनरली फिशिंग होता स्पूफिंग के ही थ्रू है, क्योंकि उसको हूबहू दिखाना पड़ेगा अपने आप को सेम टू सेम। लेकिन कई बार तुम नॉर्मली हूबहू ना भी दिखे तो भी तुम झांसे में आ सकते हो कि इसको लिंक क्लिक करो लिंक को, एंड यू विल बी गिविंग योर ऑफर सेक्शन, हम आपको 1 लाख तक ऑफर देंगे, या बैंक तुमको कुछ ऑफर दे रहा है। तो जनरली उसको जरूरी नहीं है एकदम सेम टू सेम दिखाना, कुछ तो अट्रैक्टिव। ये डोमेन स्पूफिंग है सर, इसमें ईमेल देखो, ईमेल ईमेल लिखा हुआ है ना, तो ईमेल ईमेल आया है उसको, उसको ही थॉट कैसा वाज फ्रॉम लगा? ट्रस्टेड सोर्स, एंड व्हेन ही क्लिक द लिंक ही एंटर्ड हिज ईमेल। क्रेडेंशियल। यही मैं बोल रहा हूँ कि ही थॉट दैट इट वाज फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, क्योंकि उसको लगा होगा बैंक से आया है, लेकिन जरूरी नहीं है उसने स्पूफिंग करके दिया हो। एकदम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, अपने को पता नहीं है कि स्पूफिंग और फिशिंग में। बट फिशिंग इज जनरली डन टू थ्रू स्पूफिंग ओनली, क्योंकि उसको सामने वाले को तुमको झांसे में लाने के लिए सेम टू सेम दिखाना पड़ेगा, राइट? एंड यू कैन से कि स्पूफिंग के थ्रू फिशिंग होती है, बट जब तुम्हारा इंफॉर्मेशन पर्पस, क्या मैंने बोला डिफरेंस, पर्पस इज टू स्टील द इंफॉर्मेशन इन द केस ऑफ फिशिंग, एंड स्पूफिंग में हो सकता है वो भेज बदल के कुछ और भी तुम्हारा डिसेबल करे डेटा। हाँ जीत। मेरे को ये पूछना था, जैसे जैसे ये सीईओ ने किया था, तो ये फिशिंग के अंदर भी स्पेसिफिकली, वेलिंग, जैसे अपन ने कल वेलिंग फॉर द सी लेवल एग्जीक्यूटिव, तो अपन वैसे स्पेसिफिक करके लिख सकते हैं, इनकेस अपने को याद जाए तो। लिख सकते हो। ये तो एक केस स्टडी बता रहे तुमको अभी, जस्ट और डेवलप कर रहे पूरा केस स्टडी में हुआ क्या क्या। सो टाइप ऑफ अटैक इसमें बोला कि सोशल इंजीनियरिंग है, फिशिंग अटैक है। सोशल इंजीनियरिंग अपन ने पढ़ा थोड़ी ना है कोई अटैक, बट सोशल इंजीनियरिंग इज व्हाट, एनी टाइप ऑफ वे विच इज डन टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। सोशल इंजीनियरिंग कोई भी तरीके से तुमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ भी तरीके से तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन स्टील करने की कोशिश करे, सो दैट इज सोशल इंजीनियरिंग, कैसे भी तरीके से करे। सो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग अटैक वो बता रहे। फिशिंग अटैक के बारे में बताया उसने, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग बाय विच साइबर क्रिमिनल्स अटेम्प्ट टू ट्रिक इंडिविजुअल्स बाय क्रिएटिंग एंड सेंडिंग फेक ईमेल्स। एंड इसका पर्पस क्या होता है जनरली याद रखना, टू स्टील योर क्रेडेंशियल्स, टू स्टील योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जिसको लगता है कि ऑथेंटिक सोर्स है, सच एज अ बिजनेस या कलीग, ईमेल माइट आस्क यू टू कंफर्म पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स मांगेगा तुमसे, एंड जिससे फिर तुम उसको उसको पास तुम्हारा क्रेडेंशियल्स आ जाएगा। रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ कि कैश रिजर्व कम हो गए, 1 मिलियन का लॉस हो गया यहाँ पे, इम्पैक्ट बिजनेस लॉस वर क्रिएटेड, रेपुटेशन लॉस भी होगा कि भैया एंटिटी को समझ नहीं आएगा कि कैसे है एंटिटी विच इज अटैक्ड बाय दी
हैकर्स एंड देयरफॉर रेपुटेशन लॉस होगा कि इनका सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप्ड प्रॉपर नहीं है, सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं है इनका। सो डेट कैन ऑल्सो हैम्पर योर बिजनेस। फंड्स वर नॉट रिकवर्ड। लेसन क्या लर्न करना चाहिए यहाँ पे कि स्टाफ को ट्रेन करो भैया, एक एक स्टाफ को ट्रेन करो, उनको समझाओ कि कैसे स्पूफिंग हो सकती है, कैसे फिशिंग हो सकती है, एंड किस किस टाइप के साइबर अटैक्स हो सकते हैं तुम्हारे साथ, और कैसे तुमको डबल ऑथेंटिकेशन करवाना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं ना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहाँ पे तुमको ओटीपी के थ्रू पासवर्ड डालने के बाद भी तुम्हारा ओटीपी आएगा, उसके बाद ही तुमको लॉगिन करने देगा। तो ये सब तुमको कॉल बैक सर्विसेज भी रहती है कि तुम एक बार उसको कॉल करो सामने वाले को और पूछो कि तुम्हारा ही ईमेल आया ना। तो एनक्रिप्टेड कॉल हो सकते हैं, तुम उसको कॉल करके पूछो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब कुछ ना कुछ तरीके से इसको ट्रेन करो। एंड सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं कि स्ट्रिंजेंट वायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। स्ट्रिंजेंट वायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वायर ट्रांसफर मतलब समझ रहे हो? वायर ट्रांसफर इज जनरली ये जो तुम्हारा बैंक के थ्रू तुम ट्रांसफर करते हो। जैसे एग्जांपल तुम्हारा ये मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने सीएफए के लिए पेमेंट कैसा किया था, सो दैट वाज डन थ्रू वायर ट्रांसफर। जब तुम किसी और को पेमेंट कर रहे हो तो बैंक जाके वायर ट्रांसफर करवाना पड़ता है जनरली। जब तुम फॉरेन पेमेंट कर रहे हो तो दिस इज डन थ्रू वायर ट्रांसफर ओनली। एनईएफटीज के थ्रू तुम बोलो तो स्ट्रिंजेंट वायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स एंड इंक्लूड सेकेंडरी फॉर्म ऑफ वैलिडेशंस। जैसे कि मैंने तुमको एग्जांपल क्या दिया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की पासवर्ड डालने के बाद भी तुम्हारा ओटीपी आएगा, उसके बाद ही तुम्हारा एक्सेस किया लिया जा सकता है। एंड देन हैव अ साइबर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान रेडी टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो ये एक छोटा सा केस स्टडी टाइप का है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि किस टाइप का इंसिडेंट्स हो रहे हैं इन दी वर्ल्ड। अब आ जाओ कंट्रोल कंसिडरेशंस फॉर साइबर रिस्क। तीन टाइप के कंट्रोल कंसिडरेशंस अपन को देखने हैं, जो अभी अपन ने ऊपर में साइबर रिस्क देखा। कंट्रोल कंसिडरेशन, क्या क्या कंट्रोल्स तुमको लगाने चाहिए, व्हाट कंट्रोल्स यू शुड कंसिडर फॉर मिटिगेटिंग दी अबव साइबर रिस्क। साइबर रिस्क को जो अपन ने ऊपर में देखा उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स तुमको देखने चाहिए। तो सबसे पहला है कंट्रोल्स अराउंड द वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन में तुम लोग एक बार खुद से सोचो क्या क्या कंट्रोल्स तुम लगा सकते हो। अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया है, वेंडर लेवल, मान लो कि चलो वेंडर से तुमको आ रही है कुछ इन्फॉर्मेशन, या वेंडर तुमको कुछ ईमेल कर रहा है, तो क्या क्या कंट्रोल लगाना चाहिए तुमको अराउंड द वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। वेंडर अगर मॉडिफाई कर रहा हूं मैं वेंडर की डिटेल्स, तो क्या डिटेल्स मेरे को पहले वेंडर से लेनी चाहिए, क्या मेरे को कंट्रोल्स विद इन दी एंटिटी लगाने चाहिए। आफ्टर दैट ओनली आई विल मेक सम मॉडिफिकेशन इन माय वेंडर मास्टर डेटा। वेंडर मास्टर डेटा में सारी वेंडर की इंफॉर्मेशन होती है। या वेंडर मेरे को पेमेंट मांग रहा है, बोलो कंट्रोल्स लगाओगे ना कुछ। भाई वेंडर को तुम गलती से पेमेंट ना कर दो, वेंडर तुमको सामने ईमेल बोलेगा कि पेमेंट कर दो, तो तुम क्या पेमेंट कर दोगे क्या? वेंडर तुमको बोलेगा कि हमारा अकाउंट डिटेल्स चेंज हो गया है, पहले ये अकाउंट डिटेल्स जो था, जो भी था हमारा अकाउंट डिटेल्स, अब उसका अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दो, ये अकाउंट नंबर देगा और आईएफएससी कोड दे देगा। तो तुम अपने वेंडर मास्टर डेटा को चेंज कर दोगे क्या? नहीं। राइट। तो ऐसे क्या कंट्रोल्स लगाओगे? सबसे पहले तो देखो कि कौन रिस्पॉन्सिबल बंदा है, कौन चेंजेस करेगा, कौन वेंडर मास्टर डेटा को चेंजेस कर सकता है, कौन इन्फॉर्मेशन फीड करेगा, कौन चेक करेगा ये डेटा को, कौन कॉल बैक करेगा, वेंडर से कॉल बैक करके चेक करो कि तुम्हारा जो ये मेल आया है तुम्हारा ही है ना। और कॉल बैक के बाद कुछ मल्टी फैक्टर और ऑथेंटिकेशन तुम यूज कर सकते हो ओटीपी वगैरह के थ्रू। राइट। सिस्टम डेवलप कर सकते हो, अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली वेंडर से लिंक करो, ऑटोमेटिकली वेंडर से लिंक करो कि वेंडर वहां से अपडेट करे। एंड देन तुम्हारा क्या है, देखो कौन कौन से कंट्रोल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द चेंजेस टू वेंडर मास्टर डेटा, कौन है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड इज द प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब एक मेन ऑफिस है, मेन जो है वहीं से सारे वेंडर मास्टर डेटा चेंजेस होते हैं, कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है अपने अपने वेंडर मास्टर डेटा को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने वेंडर्स का डेटा अलग अलग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं क्या। देन बाकी कम्युनिकेशन चैनल्स सच एज ईमेल, और बाकी जो भी है वेंडर मास्टर डेटा को चेंजेस करने के लिए, सामने वो अगर चेंज करने बोल रहा है तो ईमेल के थ्रू बोलेगा, तो हम हो सकता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। हम उनसे ओटीपी मांगेंगे, हम एक ओटीपी भेजेंगे उनको और एक ओटीपी मांगेंगे, तभी जाके हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे। और या फिर हम उनसे कॉल बैक कुछ कॉल पे बोल सकते हैं। What system and technologies are used to initiate, authorize, process the request related to changes to vendor master data? तुम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या वो
प्रॉपरली एंटीवायरस वगैरह सब चीजें है ना, मतलब इन सच एज सच कोई सारे पैच डेवलपमेंट पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह सब रन किए हुए हैं ना, सिस्टम टेक्नोलॉजीज एवरीथिंग इज अपडेटेड अप टू डेट और नॉट। एंड देन लास्टली आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंड टू वेरीफाई द मॉडिफिकेशन, कि कैसे ऑथेंटिकेट करोगे कि सामने वाला ही वेंडर जो है वो करेक्ट है, जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सही है, वही वेंडर है एग्जैक्टली। सो एग्जांपल जैसे कॉल बैक प्रोसीजर हो गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गए। सो ये हुए तुम्हारे कंट्रोल्स अराउंड द वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। सिमिलरली हो सकता है अभी जैसे अपने देखा वायर ट्रांसफर में प्रोटोकॉल्स लगाने चाहिए तुमको, वायर ट्रांसफर के प्रोटोकॉल्स। तो सेकंड हो गया कंट्रोल्स अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तुमने वेंडर लेवल पे लगा लिया कंट्रोल कि वेंडर को हम ऑथेंटिकेट कर पाए, गलत वेंडर को हम पैसा का डिटेल्स चेंज ना कर दे, हम वेंडर मास्टर डेटा चेंज कर रहे तो ऑथेंटिकेटेड हो, प्रॉपर हो, एंड आफ्टर ड्यू ऑथेंटिकेशन ट्रस्टेड सोर्स से ही हम मॉडिफाई करें वेंडर मास्टर डेटा। लेकिन अब वेंडर मास्टर डेटा मॉडिफाई करने के बाद भी तुमको ट्रांसफर जब तुम कर रहे हो फंड्स को, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जब भी तुम कर रहे हो फंड्स को, सो देयर आल्सो कंट्रोल्स शुड बी देयर। कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू योर बैंक, बैंक के साथ कंट्रोल हुआ। और कौन सा बंदा पेमेंट कर रहा है वो बंदे के ऊपर कंट्रोल करना, वो बंदा प्रॉपरली अपस्किल्ड है ना, प्रॉपरली ट्रेंड है ना, वो बंदे को पता है ना कि ट्रांसफर फंड्स में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या साइबर अटैक्स हो सकते हैं। ये सब कंट्रोल्स तुम देख सकते हो यहाँ पे। आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वायर ट्रांसफर इज एडुकेटेड पर्सन और नॉट ऑन द रेलेवेंट थ्रेड, क्या क्या आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या क्या आ सकती है, कितने फिशिंग स्कैम्स होते रहते हैं आजकल। आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंड, अगेन ऑथेंटिकेशन करना वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट को कॉल बैक करके डुअल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर लगा के, एंड कौन कौन सी सिस्टम टेक्नोलॉजी तुम यूज कर रहे हो। तो सेम ऊपर के सेम पॉइंट्स है यहाँ पे नीचे। एंड देन कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट, ये तो तुमको मैंने बताया कई बार। बताओ कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट में क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हो तुम, कैसे पैच मैनेजमेंट को इंश्योर करोगे कि तुम्हारा सिस्टम अपडेटेड है, अप टू डेट है। बोलो बोलो बोलो, पैच मैनेजमेंट कंट्रोल्स। मैंने बोला ना पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम तुमको पीरियोडिकली रन करना चाहिए, ताकि वो समझ पाएगा कि कहाँ कहाँ बीच में पैचेस डेवलप हो गए हैं, और इनको अनपैच करने के लिए क्या अपडेट लाना जरूरी है, कौन सा वर्जन को अपडेट करना है क्या। तो सबसे पहले तो देखो कि भैया एंटिटी में पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, दैट इज एंटिटी के अंदर एक पॉलिसी डिफाइंड होनी चाहिए कि पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम हम रन करेंगे। फिर देन रन करेंगे प्रोग्राम है, लेकिन क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है, दैट इज पीरियोडिकली वो मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो रन होता है भी या नहीं। दैट इज सबसे पहले तो एक कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना है तुमको, राइट। कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल का ओई देखना है, ओई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। कंट्रोल क्या है कि पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम एक होना चाहिए तुम्हारा, पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम है लेकिन उसका रन होना चाहिए, वो रन होना चाहिए पीरियोडिकली, सो डेट तुम अनअप्लाइड पैचेस और अनआइडेंटिफाइड जो पैचेस डेवलप हो चुके हैं उसको ओवरकम कर पाओ, और तुम अपडेट कर पाओ अपने आप को, वर्जन अपडेट। हाउ इज द एंटिटी नोटिफाइड ऑफ द पैचेस बाय द एक्सटर्नल वेंडर्स, ये भी एक सिस्टम तुम डेवलप करते हो, कई सारी बड़ी बड़ी एंटिटी ये करती है। जैसे तुमने देखा होगा कुछ हैकर्स ने, 2-3 साल पहले की न्यूज है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, बट मेटा मेटा यानी अपना जो फेसबुक है, उसके सिस्टम को हैक किया था उसने। और पर्टिकुलरली हैक करने का ये नहीं था उसका उद्देश्य कि हम हैक करके कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टील करें। उसका हैक करने का, हैकर्स का एक मेन एम ये भी रहता है कि वो जब हैक करते हैं ना सिस्टम को, इतने बड़े सिस्टम को, फेसबुक जैसे बड़े सिस्टम को हैक करने के बाद, दे वांट सर्टेन फीस, कि अब वो डायरेक्ट मार्क जकरबर्ग से पैसा मांगेगी कि देखो तुम्हारे सिस्टम में हमने ये गलती निकाली, ये गलती निकालने का कुछ पैसा दो हमको, हम तुमको ये गलती निकाल के बता रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, गलती निकाल के बता रहे हैं तुमको, अब इसका भरपाई तुम कर लो, दैट इज भरपाई इन द सेंस तुम हमें इसका कुछ फीस कमीशन दे दो, एंड पेमेंट कर दो, एंड तुम अपनी गलती ठीक कर लो। तुम्हारा जो भी जो भी पैचेस डेवलप्ड है, जो भी वल्नरेबिलिटीज है, ये हमने तुमको आइडेंटिफाई करवाया और हमने इसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया। सो ये तुम कोई एक्सटर्नल वेंडर्स को, हैकर्स को एम्प्लॉय भी कर सकते हो, ताकि ये जनरली रहता ही है। कुछ आईटी, मेरे मेरा मेरे एक रिलेटिव है, ही इज ही इज एक्चुअली एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी, सो दैट ही विल ट्राई टू फाइंड लूप होल्स, कि कैसे ये सिस्टम के अंदर मैं लूप होल निकाल के कैसे इसको वल्नरेबिलिटी कैसे ट्रैक कर सकता हूँ, कैसे मैं हैक कर सकता हूँ, उसी के लिए उसको एम्प्लॉय किया गया है। एंड ही इज नॉट एग्जैक्टली एम्प्लॉयड, बट ही इज एम्प्लॉयड बाय डिफरेंट एंटिटीज, फ्रीलांसिंग करता है वो बेसिकली।
So that is how they are saying कि how is the entity notified of the patches by the external vendor. एग्जाम्पल तुमको इसने दिया जैसे कि विंडोज के केस में तुमको माइक्रोसॉफ्ट ही बता देगा कि विंडोज का अपडेट करो अपडेट करो अपडेट करो, विंडोज अपडेट आते रहते ना। सिमिलरली तुमको कोई और एक्सटर्नल वेंडर को भी तुम हायर कर सकते हो, वो जो तुमको बताते रहेंगे कि भैया ये तरीके से तुमको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, यहाँ पे लूप होल आ गया है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट ऐसे तो बहुत पहले से चल रहा है, बट ड्यूरिंग द कोविड इट टुक अ पिकअप। ठीक है, ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पिकअप हुई बिकॉज ऑफ द कंडीशन सर्कमस्टेंसेज दैट वर प्रिवेलिंग इन द कोविड-19, राइट? So remote audit or virtual audit you can say is when the auditor uses the online means to conduct the audit। और ये ऑडिट ऐसा करो कि जिससे कि ट्रेडिशनल ऑडिट जो है वो सारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए। ट्रेडिशनल ऑडिट के जैसे ही ये ऑडिट होगा, इट इज पार्शली और कंप्लीटली वर्चुअल। मतलब हो सकता है कि तुम एक आध दिन जाके विजिट कर लो ब्रांच को, बट मोस्टली इट कैन बी डन वर्चुअली एज वेल। Auditor engages using the technology to obtain the audit evidence or to perform the documentation review with the participations of the auditee। ठीक है, तो जनरली तुम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू, एंड तुम डॉक्यूमेंट करोगे। और ये सब कैसे होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तुम क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे। हो सकता है डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए तुम एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करो जहाँ पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब चीज रहेगी, सारी चीजें विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर। हाउ एग्जैक्टली वी विल एक्सेस द सिस्टम ऑफ द ऑडिटी? तुम उनके सिस्टम को कैसे एक्सेस करोगे? तुम कैसे उनके डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करोगे? ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करोगे? कैसे डॉक्यूमेंट शेयरिंग होने वाली है? ये सब एवरीथिंग यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इन द रिमोट ऑडिट। तो देखो, ऑडिट प्लानिंग एंड स्कोपिंग इज क्रूशियल इन एवरी ऑडिट। This includes the discussion of the scope and schedule and ways to conduct the audit। तो जनरली कैसे होगा ये? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म अपन एक डेवलप करेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक हैज चेंज द एंटायर बिजनेस लैंडस्केप एंड प्रोसेस हैव बीन एडजस्टेड टू दिस न्यू सिचुएशन। अब कोविड-19 तो एक जरूरत थी उस समय तो, बट नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि दिस कैन एग्जैक्टली एक्चुअली वर्क इन रियल नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, मतलब विदाउट एनी इमरजेटिकल सर्कमस्टेंसेज नॉर्मली भी हम इसको अपना सकते हैं रिमोट ऑडिट को। सो कंसिडरेशंस फॉर रिमोट ऑडिट में देखो तुम क्या क्या देखोगे, 3 पॉइंट है यहाँ पे, मार्क करना इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशंस फॉर रिमोट ऑडिट में क्या क्या देखोगे, क्या क्या पॉइंट कंसिडर करोगे? सबसे पहले फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग। फिजिबिलिटी दैट इज कि सबसे पहले तो देखो कितना वायबल है, क्या पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्यों देखनी है कि हो सकता है भैया कुछ जो ऑडिटी है जिसका ऑडिट हम करने जा रहे हैं वो उतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, उनका सिस्टम हम यहाँ से हो सकता है एक्सेस ना कर पाए, हो सकता है वो हमारे साथ डॉक्यूमेंट शेयरिंग में कंफर्टेबल ना हो। हाउ एग्जैक्टली इज इट फिजिबल और नॉट? फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डू व्हाट? प्लानिंग। सो प्लानिंग शुड इन्वॉल्व व्हाट? एग्रीइंग एन ऑडिट टाइमलाइंस, कितने टाइम में करना है, टाइमलाइंस। मीटिंग प्लेटफॉर्म एग्जांपल जैसे दिया जूम, अपना क्या है जैसे गूगल मीट है। अब ना मैं जो ये जो अपना रिमोट ऑडिट है इसमें कुल मिला के मान के चलो अपन अपना एग्जांपल लेंगे, कैसे वी आर इंटरेक्टिंग, राइट? वी आर नॉट फिजिकली इंटरेक्टिंग बट वी आर डूइंग व्हाट? वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस। सो सेम गोज विथ फिजिकल ऑडिट वर्सेस रिमोट ऑडिट, वर्चुअल ऑडिट। सो जैसे अपन वर्चुअल क्लास का तुम एग्जांपल लेते चलना, तब तुमको पूरा पूरा याद होते जाएगा। टाइम कितने टाइम में अपना कंप्लीट होने वाली क्लास, क्या मीटिंग प्लेटफॉर्म क्या है हमारा? जूम, जी मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अपना क्या है? गूगल मीट है। टू बी यूज फॉर ऑडिट सेशन। डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म, हम डेटा को कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं? हाउ एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द डेटा? जैसे अगर मेरे को लेक्चर की लिंक देना होता है तो मैं तुमको लिंक कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ? मैं गूगल शीट बना रहा हूँ तो गूगल शीट कितनी वो यानी एनक्रिप्टेड है कि नहीं है, ये सब चेक करना पड़ेगा। एनी एक्सेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, तुम ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट तुम मांगोगे तो मैं तुमको फिर ऑथराइज करूंगा, मैं तुम्हारी मेल आईडी डालता हूँ। एंश्योर फिजिबिलिटी इज डिटरमाइंड व्हाट टेक्नोलॉजी के मे बी यूज्ड इफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटीज हैव competencies that resources are available। और बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है जैसे अपने इवन इन दिस प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग, राइट? मैनी अदर रिसोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल। और कौन से हम अदर कॉम्पिटेंट और रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं? The execution phase of a remote audit involve video conferencing with auditees। Documentation should be transferred through document sharing platform। जैसे अपन डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपन शेयर करते हैं तो सिमिलरली दे also have to take care of the document sharing platform।
ये हुआ फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग के रूप में। तुमने प्लान किया कि कैसे हम डॉक्यूमेंट शेयरिंग करेंगे, कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, कैसे हम टाइमलाइन सेट करेंगे। टाइमलाइन क्या होगी हमारी, भैया वर्चुअल ऑडिट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना सदाबहार चलते रहेगी, इसका भी एक टाइमलाइन होना चाहिए, फटाफट से तुमको कंप्लीट करना है ऑडिट। इसके बाद अब तुमको सेकंड पॉइंट कंसीडर करना है कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, राइट। सिंस वर्चुअल ऑडिट्स में हो सकता है कि वो तुम्हारा सिस्टम को ही हैंडल करे अपने एंड पे, हो सकता है तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस करे, सिस्टम एक्सेस दे दोगे तुम उसको, या फिर हो सकता है तुम स्क्रीन शेयरिंग करके तुम उसको सिस्टम एक्सेस दे रहे हो। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज आ सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज आ सकते हैं। सेम है यहाँ पे, सिंपल है, नॉर्मल। देख लो यहाँ पे, एक्सेस टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुड बी सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टेड। जैसे मैं तुमको लिंक दे रहा हूँ, गूगल शीट दे रहा हूँ, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। मैं तुमको अपनी ओपनली फ्लॉज बता रहा हूँ, बट दैट आई एम नॉट वरीड अबाउट बिकॉज आई डोंट माइंड। बट सिंपली अगर मैं बोलूँ तो जैसे यहाँ पे अपन वल्नरेबिलिटीज देखते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन सी इज, अपना जो डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है गूगल शीट, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दिस कैन बी एक्सेस वंस आई गिव यू द एक्सेस, एंड उसके अंदर के जो लिंक्स है वो तुम कॉपी करके अपने एंड पे पेस्ट कर सकते हो, एंड दैट यू कैन ऑल्सो शेयर। मतलब समझ रहे हो ना, जो ऑलरेडी मैंने तुमको लिंक्स प्रोवाइड किए हैं शीट के अंदर, ये तो तुम भी कॉपी करके कहीं और किसी और को पेस्ट करके किसी और को दे सकते हो। इसके लिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लिंक्स में मैंने ऑलरेडी प्राइवेट करके रख दिया है, एंड उसमें मैंने तुम्हारी जो मेल आईडी है वो मेल आईडी मैंने डाली है, और अब तुम वो मेल आईडी से यूट्यूब में अगर लॉगिन करोगे तभी तुमको वो लिंक वर्क करेगी, वरना वो दिखाएगा क्या कि ये प्राइवेट लेक्चर है। लेकिन इसका भी लूपहोल क्या कर सकते हो, इसका लूपहोल तुम दे दोगे कि किसी और को अपनी ईमेल आईडी किसी और को दे दो, और वो यूट्यूब में तुम्हारी मेल आईडी से लॉगिन करेगा, एंड ही कैन ऑल्सो सी। मल्टी एक ही मेल आईडी से मैं मल्टीपल आईडी में यूट्यूब एक्सेस कर सकता हूँ। सो प्रॉपर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी नहीं है बाय एनक्रिप्टिंग द डेटा, कोई एनक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, that is sent across the network. The information once reviewed and documented by the auditor is removed from the platform and stored according to the applicable archiving standards and data protection requirements. ये सब होना चाहिए। ऑडिटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द लेजिस्लेशन एंड द रेगुलेशन। ऑब्वियसली कई बार तुम्हारी एंटिटी रेगुलेटेड एंटिटी हो सकती है, पर्टिकुलरली सपोज बैंक हो गया, तो बैंक का तो आईटी इन्वायरमेंट खुद आरबीआई स्टिपुलेट करता है। एग्जांपल बैंक्स का ले लो, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ले लो, आईआरडीए। सो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी ये है। तो ये बैंक आरबीआई ही तुमको लेजिस्लेशन के रूप में ही तुमको प्रोवाइड करती है कि कैसा तुम्हारा सिस्टम होना चाहिए डेवलप्ड। देन ऑडिटर शुड नॉट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑडिटीज एंड ऑडिट एविडेंस। क्या तुम मेरे लेक्चर में स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? यस, लेकिन अगर मैं कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ, जैसे अभी आई वॉज टेकिंग अ डेमो ऑफ वन अदर सॉफ्टवेयर, उसका लाइसेंस फी वगैरह पे करनी बची है मेरे को, बट दैट सॉफ्टवेयर में उसने बोला कि स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर, एनी स्टूडेंट कैन नॉट टेक स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग द लेक्चर। तो क्या स्क्रीनशॉट ले सकता है क्या, या नहीं ले सकता है क्या? ले सकता है। तो कौन सा कब टाइम पे ले सकता है? एनी स्क्रीनशॉट जो वो ले सकता है कोई डॉक्यूमेंट का, तो वो मेरा ऑडिटी उसको ऑथराइज करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए जब वो स्क्रीनशॉट ले रहा है तो। Similarly, in case of assessing the auditor's IT system, auditor should use what? VPN, virtual private network use करना चाहिए generally, which is what we also might use। अगर मैं कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो कोई भी तुम दूसरा लेक्चर देखते हो तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सो डेट इज ऑट वीपीएन। वीपीएन क्रिएट होता है उसमें भी। तुमने देखा होगा टॉरेंट जब डाउनलोड करते थे तुम बचपन में, अगर करते होंगे तो टॉरेंट्स के थ्रू तुम डाउनलोड, तो टॉरेंट्स के थ्रू जब भी डाउनलोड करते हो तो डेट इज थ्रू वीपीएन ओनली। वर्चुअल प्राइवेट की एक जनरेट होती है जिसके थ्रू एनक्रिप्ट किया जाता है थ्रू पब्लिक की, और प्राइवेट की के थ्रू तुम इसको डिक्रिप्ट करते हो। Then VPN creates safe and encrypted online connection. It prevents unauthorized user to enter into network and allows the user to perform the work remotely. So ये सब कुछ confidentiality related points जो है तुम टैकल कर सकते हो। confidentiality, security and data protection, data privacy। तो क्या क्या पॉइंट देखा अपन ने? एनक्रिप्टेड होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है अपना, लेजिस्लेशन को तुमको कुछ बोल सकता है कंसिडर, उसको भी करो। लॉ रेगुलेशन क्या बोल रहे हैं तुमको? स्क्रीनशॉट ले पाते हो क्या, कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाना चाहिए तुम्हारा, या कोई पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ऑडिटी तुमको ऑथराइज करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। वीपीएन यूज करो, वीपीएन से यूजर ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली होता है, अनऑथराइज यूजर को एक्सेस नहीं मिलता है। ऑल दिस पॉइंट्स यू कैन सी। एंड इसके बाद रिस्क असेसमेंट में देखना है पर्टिकुलरली कि तुम जब ऑडिटर से कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ्रॉम द ऑडिटर एज वेल एज द ऑडिटी, दिस हैज टू बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट, एंड दिस बिकम्स क्रूशियल ड्यूरिंग द रिमोट ऑडिट जो तुम्हारा कम्युनिकेशन हो रहा है। और इसी के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसिंग।
इसमें तुमको पर्टिकुलरली ऑडिटी के ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों के बीच में दोनों को पता होना चाहिए, एक दूसरे का ऑब्जेक्टिव सिंक्रोनाइज होना चाहिए प्रॉपरली। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम आमने सामने नहीं है तो देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन। कुल मिला के मैं बोलूँ तो रिस्क असेसमेंट करना है तुमको कि प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड रिस्क असेसमेंट किस बात का करना है, ये रिस्क असेसमेंट इस बात का करना है कि ये जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव है मेरा, ऑडिट ऑब्जेक्टिव विल बी अकम्प्लिश्ड, विल बी अकम्प्लिश्ड थ्रू रिमोट ऑडिट। मेन मेरे को रिस्क क्या है यहाँ पे कि मैं रिमोट ऑडिट कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है मेरा ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकता है अचीव ना हो, अकम्प्लिश ना हो, ऐसा है क्या। रिस्क असेसमेंट में तुमको पर्टिकुलरली ये देखना है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव तुम्हारा अकम्प्लिश होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग द रिमोट ऑडिट, तुम अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव से कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मेन रिस्क को असेस करो, यहाँ पे तुम्हारा अचीव होना चाहिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव। अब आ जाओ नेक्स्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस में लिखो मेमोरी ट्रिक BCDEF। ए नहीं है यहाँ पे, क्या है BCDEF। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं भैया ऑडिट एडवांटेजेस क्या है रिमोट ऑडिट के। तो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉस्ट बच रहा है, मैं यहाँ बैठे बैठे कश्मीर की कोई एंटिटी का ऑडिट कर लूंगा, कॉस्ट बच रहा है, टाइम बच रहा है, राइट, टाइम बच रहा है, तुम्हारा ट्रेवल टाइम बच रहा है और कॉस्ट बच रहा है। कंफर्ट है, घर बैठे बैठे आराम से लेट लपोट के ऑडिट करो, सोते सोते ऑडिट करो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मम्मी की डांट सुनते सुनते ऑडिट करो। टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस, टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस, ये कैसा एडवांटेज है, ये बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर द ऑडिट एविडेंस कैन बी स्प्रेड ओवर सेवरल वीक्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड इनटू अ स्मॉल पीरियड। यानी कि जनरली क्या होता है, जब तुम ऑडिट करने जाओगे फिजिकल ऑडिट, तो जो ऑडिटी है ऑडिटी, उसके कुछ इंप्लॉयज का टाइम ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उनको तुमको हेल्प करना पड़ता है ना, वो तुमको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पूरा 2-3 दिन लगाएंगे, सारे सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करेंगे, राइट। जितने तुम्हारे ऑडिट फाइल्स है, जितने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, वो इकट्ठा करके तुमको प्रोवाइड करेंगे। सो ऑडिट एविडेंस तुमको जो देंगे, ये एविडेंस गैदर करने के लिए जो ऑडिटी है उसका तो टाइम ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ रिमोट ऑडिट हम थोड़े थोड़े दिन में थोड़े थोड़े टाइम पे मांगते रहते हैं। सो रिमोट ऑडिट में वो भी हमारे साथ थोड़ा थोड़ा काम करते रहता है, जो ऑडिटी है ऑडिटी, वो हमको जैसे जैसे हमको जो जो इन्फॉर्मेशन लगते जाती है वो हमको दे सकता है, या हम ही कुछ एक्सेस कर लेंगे डायरेक्टली, हमारे पास तो सिस्टम एक्सेस है ना, तो हम डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। So time required to gather evidence is spread across several weeks, and plus auditor can get the audit evidence directly from the system as direct access may be provided to you। डायरेक्टली तुमको सैप का एक्सेस देते हैं कई बार, और मोस्टली ये नहीं भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है, रिमोट ऑडिट में। आई नो बिकॉज पर्टिकुलरली मैं जब LNT में था तो मेरा रूम में वन गाय वॉज देयर हु यूज्ड टू डू दी स्टॉक ऑडिट, ही वॉज डूइंग द स्टॉक ऑडिट बेसिकली। मेरे को एकदम आई वॉज एस्टोनिश, आई वॉज लिसनिंग टू दैट फर्स्ट टाइम, क्योंकि 2020 की बात है वो, ड्यूरिंग दैट कोविड वाज प्रिवेलिंग, काफी अच्छे से कोविड चल रहा था उस समय भी। एंड फर्स्ट टाइम आई केम टू मुंबई, उस समय था कि वहां पे वो KPMG में ही वाज डूइंग स्टॉक ऑडिट रिमोटली, स्टॉक ऑडिट रिमोटली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ड्रोन वोन के थ्रू कुछ कर रहे थे वो लोग, स्टॉक ऑडिट। एंड दैट्स हाउ दे वर डूइंग, एंड उसमें कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है तुमको सिस्टम का, सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है तुमको, पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंटेशन बुलवाने पड़ते हैं, किससे, ईमेल के थ्रू। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुमको डायरेक्टली सिस्टम में, हो सकता है स्टॉक ऑडिट में ना मिले, कोई और टाइप के ऑडिट में मिल जाए, बट कुछ टाइप के ऑडिट में मिल जाएगा, कुछ टाइप के ऑडिट में नहीं मिलेगा। सो हो सकता है एडवांटेज लिखा हो, बट एडवांटेज हो या ना हो, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्लाइंट एंड दी ऑडिटर। ऑडिटर और ऑडिटी के बीच में क्या कम्युनिकेशन है, हाउ कंफर्टेबल दे आर in providing the access, right। so time required to gather the evidence can spread over several weeks, ये एक एडवांटेज हो गया। और एक एडवांटेज हो गया कि तुमको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, और डायरेक्ट एक्सेस के कारण तुमको फर्स्ट हैंड एविडेंस मिलेंगे, एविडेंस विल बी नाउ मच मोर रिलायबल, evidence will be much more reliable because you get the direct access। and it also widens the selection of auditor from a bunch of auditors। यहाँ पे लिख लो क्या, बंच ऑफ ऑडिटर से तुम प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हो। अब तुम एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो ना, तुमको कश्मीर में बैठ के कश्मीर के ऑडिटर नहीं ढूंढने, कश्मीर में तुमको ऑडिटर मिलेंगे नहीं। अभी मैं कश्मीर गया था कुछ दिन पहले, वहां पे मैंने देखा कि कैसी चलती CA प्रैक्टिस, तो एक CA की प्रैक्टिस नहीं दिखी वहां पे, ठीक है, बहुत रेयरली दिखेगा। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि तुम अब एक सिलेक्टेड एरिया से रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, तुम पूरे इंडिया वाइड पैन इंडिया लेवल पे तुम अपने ऑडिटर का सिलेक्शन कर सकते हो।
सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट, फ्रॉम द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट, बंच ऑफ ऑडिटर्स तुमको, मैंने क्या बोला, बंच, बंच ऑफ ऑडिटर, बंच ऑडिटर का बंच में से सिलेक्ट करो, बहुत बड़ा बंच है तुम्हारे पास, बंच। तो बंच से मैंने बोला बी से क्या हुआ, बंच, बी से मैंने बोला बंच सिलेक्ट कर सकते हो तुम फ्रॉम द बंच ऑफ ऑडिटर्स। ओहो, जस्ट अ सेकेंड। देखो बी से बंच हो गया, सी से कॉस्ट एंड टाइम हो गया तुम्हारा, डी से हो गया तुम्हारा क्या, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस, डी से डायरेक्ट एक्सेस लिखते जाओ, ई से एविडेंस गैदर करने का टाइम कम लगेगा, एंड एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार लिख लो इसको, ई से एविडेंस टाइम करने, एविडेंस गैदर करने का टाइम जो है वो स्प्रेड हो जाएगा अक्रॉस सेवरल वीक्स, एंड एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, सी से कॉस्ट, डी से डायरेक्ट एक्सेस, और बी से बंच ऑफ ऑडिटर्स। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बी से बंच हो गया तुम्हारा, ऑडिटर के बंच में से सिलेक्ट कर सकते हो, सी से हो गया तुम्हारा क्या, कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट टाइम सब बचेगा, ट्रेवल टाइम बचेगा, ट्रेवल कॉस्ट बचेगा, डी से डायरेक्ट एक्सेस तुम ले सकते हो अब, और जिससे के कारण क्या होगा, तुम्हारे एविडेंसेस विल बी मच मोर पावरफुल। ई से एविडेंस गैदर करने का टाइम कम हो जाएगा, एविडेंस गैदरिंग टाइम, एंड एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है तुम्हारे, कंफर्ट है घर का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक बार देख लो। आज अभी तक अपन ने ज्यादा कुछ किया नहीं है ऐसे तो, दो तीन टॉपिक ही किया है। सबसे पहले तो अपन ने देखा स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, ठीक है, इसमें सबसे पहले असेस करना है कौन कौन से अलग टाइप के साइबर अटैक तुम्हारे ऊपर हो सकते हैं, फिर इसका इम्पैक्ट देखोगे कि क्या इम्पैक्ट आएगा, रेगुलेटरी कॉस्ट क्या है, रेपुटेशनल रिस्क क्या है, ऑपरेशनली क्या तुम्हारा इंटरप्शन आ जाएगा, क्या तुम ऑपरेशन ही कैरी आउट नहीं कर पाओगे, डेटा लॉस हो सकता है तुमको, कॉस्ट लग सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ सकता है, रेमिडिएशन इफेक्ट आ सकता है इसका, पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज आ सकते हैं, फाइन पेनाल्टी लग सकती है। इसके बाद मैनेज कैसे करोगे, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेना था, अंडरस्टैंडिंग लोगे कि कौन कौन से टाइप के साइबर रिस्क तुम्हारे को एंटिटी को लग सकते हैं, और फिर तुम्हारा एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसा है टू टैकल द अबव असेस्ड आईटी रिस्क। फिर अलाइन करो, दोनों को अलाइन करो कि ये जो एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है मेरे को उसको अपडेट करना है, सो डेट आई कैन टैकल माय जो असेस्ड ऊपर में असेस्ड साइबर रिस्क है। एंड लास्टली अंडरस्टैंड करो कौन कौन से रिस्क है, एंड डॉक्यूमेंट करो कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स। फिर उसके बाद अपन ने देखा ये वाला पॉइंट डायरेक्टली, एक केस स्टडी देखी, एंड लास्टली कंट्रोल्स कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क, जिसमें तीन टाइप के कंट्रोल देखा अपन ने, अलग अलग टाइप के कंट्रोल से अलग अलग एक एक सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। तुमको 3 पॉइंट कंट्रोल समझाने बोले ऐसा जरूरी नहीं है। कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप मॉडिफिकेशन में तुम क्या क्या कंट्रोल्स लगाओगे, तो वही सारे 4 पॉइंट तुमको नीचे भी मिलेंगे कि कंट्रोल्स अराउंड वायर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड जब तुम कर रहे हो, तो वही तुम्हारा सिस्टम डेवलप्ड है कि नहीं वो देखोगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड है कि नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल बंदा है ट्रांसफर करने के लिए फंड्स को, या कौन रिस्पॉन्सिबल बंदा है तुम्हारा वेंडर डेटा चेंज करने के लिए, बाकी कम्युनिकेशन चैनल कैसा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हो, कॉल बैक प्रोसीजर है कि नहीं है, ओटीपी वोटीपी वगैरह ये सब भी देख सकते हो, एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइंड होना चाहिए और उसी को फॉलो करना है तुमको। कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट था इसके बाद लास्ट वाला अपना क्या, कि पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम एक डिफाइंड होना चाहिए, और वो पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम पर्टिकुलरली इंप्लीमेंटेड भी होना चाहिए, दैट इज द एंटिटी इज पीरियोडिकली रनिंग द पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द मिसअप्लाइड अनअप्लाइड पैचेस डेवलप्ड इन द एप्लीकेशन। एंड उसके बाद तुम नोटिफाई कैसे किया जाता है तुमको, बाय दी थर्ड पार्टी वेंडर्स। अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट तुमको अपडेट करने बोलेगा, मैक कर रहे हो तो एप्पल तुमको अपडेट करने बोलेगा अपना विंडोज को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर अपन ने देखा रिमोट ऑडिट, रिमोट ऑडिट में अपन ने तीन कंसिडरेशन पॉइंट देखे, तीन कंसिडरेशन पॉइंट में सबसे पहले कौन सा देखा अपन ना, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग में एग्रीइंग अपॉन द ऑडिट टाइमलाइन कैसे करोगे, कैसे तुम इंटरेक्ट करोगे, राइट, गूगल मीट, जूम किससे करोगे, इसके अलावा डेटा एक्सचेंज कैसे करोगे, डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लानिंग कैसे करोगे, टाइमलाइन क्या होगी तुम्हारी, फिजिबल पॉसिबल है कि नहीं एग्जैक्टली exactly? एंड देन तुम्हारा
सेकेंड था पॉइंट जो कंसीडर करने के लिए, वो था कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, डेटा प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी में अपन ने देखा था कि भैया सामने वाला हमारा जो डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो कैसे एक्सेस कर पाता है, क्या डायरेक्टली कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्या रिस्ट्रिक्टेड है कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, स्क्रीनशॉट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, अगर ले सकता है तो मेरे ऑथेंटिकेशन के बाद लेना चाहिए। लेजिस्लेशन मेरे को कुछ बोलता है क्या, लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करना, वीपीएन यूज करना, अनऑथराइज एक्सेस को कवर करता है वीपीएन। ये सब बातें अपन ने देखी थी। रिस्क असेसमेंट में पर्टिकुलरली मेरे को ये चेक रहे हैं कि जो मेरा मेन रिस्क है यहाँ पे वो ये है कि रिमोट ऑडिट के थ्रू मैं अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसका असेसमेंट करना, फिजिबिलिटी प्लानिंग वगैरह सब देख लेना। एंड देन फिर अपन ने आए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में अभी अपन ने देखा बी सी डी ई एफ, बी से बंच ऑफ ऑडिटर से तुम सिलेक्ट कर सकते हो, वाइड वाइड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर थ्रू वाइड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स। फिर सी से था कॉस्ट बचेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, ट्रेवल करने का कॉस्ट टाइम बच गया। डी से डायरेक्ट एक्सेस तुमको मिल सकता है जिसके कारण तुम्हारा एविडेंस मोर पावरफुल बन जाएगा। ई से एविडेंस गैदरिंग टाइम कम हो जाएगा। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, कंफर्ट है, घर में लेट लेट के खाते खाते ऑडिट करो, बढ़िया। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आ जाओ। ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स कैन बी इंटरप्टेड। ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स कैन बी इंटरप्टेड। ऑब्वियसली अपना भी होता है कई बार, अभी बीच में इसी क्लास में हुआ था। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज, फर्स्ट टाइम लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा था। देन इंटरव्यू मीटिंग्स कैन बी इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस इशू, हार्डवेयर इशू हो, नेटवर्क इशू हो, सॉफ्टवेयर इशू हो, कुछ भी इशू आ सकता है ना। लिमिटेड और नो एबिलिटी टू विजुअलाइज द फैसिलिटी कल्चर। सामने जो एंटिटी में जब तुम विजिट करते हो तो वो जो इम्प्लॉय इंटरेक्शन होता है, तुम फैसिलिटी देखते हो वहां पे एंटिटी में कैसी है, क्या इंटरनल कंट्रोल्स है, एग्जैक्टली तुम जो अपने सामने विजुअलाइज करते हो वो फीचर तुमको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा रिमोट ऑडिट में, बिकॉज यू आर नॉट विजिटिंग द क्लाइंट। टाइम जोन अलग हो सकते हैं, तुम यहाँ पे ऑडिट कर रहे हो, कोई बाहर की कंपनी है यूएस की, सो दैट कैन अफेक्ट योर टाइम जोन इश्यूज एज वेल, कि यहाँ पे तुमको रात में करना पड़ रहा है ताकि तुम क्लाइंट से इंटरेक्ट कर पाओ, या उनको तुमको कॉम्प्रोमाइज करने बोलना पड़ेगा कि तुम आ जाओ रात में। सो टाइम जोन इश्यूज हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्टर्ड मतलब मैनिपुलेटेड, डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज इट माइट सो हैपन कि जब तुमको सामने वाली एंटिटी मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स दे रही है, एविडेंसेस दे रही है, तो हो सकता है वो कुछ मैनिपुलेट करके प्रोवाइड करे तुमको। सिंस दिस इज अ रिमोट ऑडिट यू आर नॉट इन हैंड विथ फिजिकल एविडेंसेस, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तुम्हारे पास, यू आर विथ व्हाट, योर डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, डेट इज सॉफ्ट कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की, डेट माइट बी मैनिपुलेटेड, या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है कुछ ओमिट किया जाए, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन हो सकती है। मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट एक्सेस तो देता है तुमको, लेकिन हो सकता है कई बार रिमोट एक्सेस नहीं दिया जाएगा तुमको, कुछ डायरेक्टली सेंसिटिव इश्यूज, सेंसिटिव आईटी सिस्टम मे नॉट बी अलाउड बाय द ऑडिटी टू ग्रांट यू द एक्सेस। एंड ऑब्वियसली कुछ कल्चरल चैलेंजेस भी आ सकते हैं कि सम ऑडिटर्स माइट नॉट बी इन कंफर्ट विद रिमोट ऑडिट, या ऑडिट ही हो सकता है कि कंफर्टेबल ना हो रिमोट ऑडिट से। कल्चरली ट्रेडिशनली दे हैव बीन डूइंग व्हाट, ट्रेडिशनल ऑडिट, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, फिजिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी। सो कल्चरल चैलेंजेस भी आ सकते हैं फॉर द ऑडिटर। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लॉ एंड रेगुलेशन कुड इम्पैक्ट द ऑडिट एज वेल। हो सकता है कि लोकल लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ ही नहीं करता है रिमोट ऑडिट, या अलाउ करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ करते हैं अलाउ। फिजिकल वेरिफिकेशन लाइक स्टॉक टेकिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, लेकिन स्टॉक टेकिंग भी होती है आजकल, मैंने बताया जैसे ड्रोन के थ्रू कर रहा था उस समय, that that was happening during the covid time also, where exactly you were able to do the stock audit also। बट ये डिसएडवांटेज में दिया हुआ है कि हो सकता है तुम स्टॉक टेकिंग ना कर पाओ, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट प्रॉपर्ली ना कर पाओ, और कर भी पा रहे हो अगर ड्रोन के थ्रू या कैसे भी कर रहे हो अगर रिमोट ऑडिट के थ्रू, तो वो लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं आ पाएगा जो तुम्हारा फिजिकल ऑडिट से आता। ये तुम्हारा क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस। इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने के लिए मैं तुमको ग्रुप में एक चीज भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसको तुम नोट डाउन कर सकते हो, या बाजू में जो स्पेस फॉर नोट है ना वहीं पे नोट डाउन कर लो। चलो ये तुम थोड़ा देख लेना अपने एंड पे, ये एक बार रीड मार सकते हो, ये ऊपर जो अपन ने बातें की है उसी को वापस से दोहराया है इसने। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या हो गया है इसको,
ठीक है, रीड एंड लीव। ये सेकंड वाला वापस बताओ ना, डिसएडवांटेज। सेकेंड वाला डिसएडवांटेज वही है ना कि तुम फिजिकल वहां पे अगर अटेंड नहीं करोगे एंटिटी का फैक्ट्री या जो भी तुमको विजिट करना चाहिए था, तो तुम वो फैसिलिटी क्या है वहां पे कैसे एग्जैक्टली ऑपरेशन हो रहा है, तो वो तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम ये प्रॉपर एग्जैक्टली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है, ये सब तुम प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। तो लिमिटेड और नो एबिलिटी टू विजुअलाइज द फैसिलिटी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ऑडिटी, तुम इंटरेक्ट ही नहीं करोगे एम्प्लॉय से, तो तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे समझ पाओगे। टाइम जोन इश्यूज आ सकता है क्या, कि भाई यहाँ से मैं अगर यूएस की ऑडिट करूँ तो तुमको हो सकता है रात रात भर करके ऑडिट करना पड़े, हो सकता है अवेलेबिलिटी ना हो, सामने वाला एम्प्लॉय अवेलेबल ना हो जब तुम दिन में कर रहे हो। तो फिर तुम ये डिलॉयट में एसडीएस वाले कैसे करते हैं? सो दे आर नॉट एग्जैक्टली डूइंग द ऑडिट, जो मेन ऑडिटर होते हैं वो वहां पे एसडीसी वगैरह बोल रहे हो ना, जो ग्लोबल ऑडिट्स है अपने, हम्म। सो दे आर डूइंग व्हाट, doing helping with the main auditors, they are basically helping the main auditors with the documentation, with the assessment, ठीक है, वर्किंग्स को लेकर। दे आर हेल्पिंग विद द मेन ऑडिटर्स, जो मेन ऑडिटर्स है जनरली यू विल फाइंड कि ऑस्ट्रेलिया की ऑडिट है तो ऑस्ट्रेलिया में यू विल गेट द मेन ऑडिटर्स, वो वहीं पे रहेंगे। एंड जरूरी नहीं तो है कि ऐसा हो भी, विजुअलाइज यानी रिमोट ऑडिट्स हो भी रहा है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड कि यू नीड टू बी देयर। रिमोट ऑडिट हैव स्टार्टेड हैपनिंग, बट पर्टिकुलरली मोस्टली 95-99% में द ऑडिटर विल बी देयर इन द प्लेस जहाँ पे ऑडिट हो रही है। सो टाइम जोन इश्यूज वहाँ पे पर्टिकुलरली तुम देखोगे, अपने कोई भाई बंधु से बात करोगे तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि तुम जो अब तुम्हारे को जो टास्क दिया गया है वो तुमको करके दे देना है, बट व्हाट हैपन इज व्हाट, कि फिर तुम्हारा टास्क को जो इवेल्युएट होगा, जो यार यूज करने वाला है सामने, वो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो यूज करेगा, एंड वो जनरली फिर नाइट टाइम आ जाता है, या तुम्हारा टाइमिंग इश्यूज भी इसमें रहता ही है। दैट्स वाई टाइम जोन इश्यूज कैन ऑल्सो बी देयर। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ अब, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन दी ऑडिट। क्या नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है ऑडिट में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। तो अपन को इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स देखनी, जैसे डेटा एनालिटिकल टेक्निक्स, डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स। जैसे अपन ने, तुमने नवंबर 23 एग्जाम यानी नवंबर 23 सिलेबस में भी तुमको था, एग्जांपल ले लो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स, जो कैट तुमने सुना होगा, कैट, दैट इज व्हाट डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स। तो इसके बारे में अपन को चार टेक्निक दी है, ये अपन को देखना है विद एग्जांपल। पावर बीआई, केसवेयर, एल्ट्रिक्स, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, ये चार टेक्निक अपन को देखनी है। चार टूल्स है बेसिकली, टेक्निक तो अपनी टेक्निक क्या हो गई, एनालिटिकल टेक्निक, डेटा एनालिटिक्स टेक्निक। इसके अंदर चार टूल्स दिए तुमको कि कैसे तुम डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हो। फिर और एडवांस ऑटोमेटेड टूल्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, जैसे कि आईओटी हो गया, आरपीए हो गया, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन फैसिलिटी हो गई, एनएफटीज हो गया, नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, तो ये सब अपने को अब डिस्कशन करना है। सबसे पहले देखो क्या दिया है, ये बेसिक भूमिका बना रहा है, जस्ट रीड दिस वन।
डन। सो डेटा एनालिटिक टेक्निक्स, मैंने तुमको कल भी बताया था, डेटा एनालिटिक्स जो है वो तो हो सकता है तुम लोग भी कहे आफ्टर सीए यू माइट आल्सो डू सम कोर्स इन डेटा एनालिटिक्स। पर्टिकुलरली बहुत सारे आईएम्स कराते हैं, 6 महीने का कोर्स भी होता है डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। दिस इज बिकम ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू यस्टरडे एज वेल कि डेटा भर भर के है, डेटा भर भर के मिल जाएगा तुमको, डेटा की कमी है ही नहीं, बट डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ही इंपॉर्टेंट है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे डेटा में। इतना ज्यादा डेटा है, तुम्हारा टाइम कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सो डेटा की कमी नहीं है, तुमको भी पता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, डेटा इज प्रोवाइडेड, डेटा इज अवेलेबल। ह्यूज डेटा को convert करना into meaningful information is what data analytics. So generating and preparing meaningful information from raw data using processes, tools and techniques is known as what? Data analytics. Audit analytics or audit data analytics involves the analyzing large sets of data to find actionable insights, trend देखना, conclusion draw करना और informed decision लेना based on this analysis. ट्रेंड देखोगे, पैटर्न एनालिसिस करना, ट्रेंड और डेटा पैटर्न एनालिसिस यही तो इंपॉर्टेंट होता है। डेटा पैटर्न्स एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंक्लूजन ड्रॉ करना और इसके बेसिस में डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लेना। एज अ रिजल्ट बिजनेस विल बी एबल टू क्रिएट स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल डेटा एंड प्रोफेशनल असम्पशंस। इसमें देखोगे तो जनरली देखो ऑडिट एनालिटिक्स हेल्प्स इसको मार्क करना कि पैटर्न एनालाइज करने के काम आता है ये। आइडेंटिफाइंग एनोमलीज, एनोमलीज, एनोमलीज सुना है तुमने? एनोमलीज मतलब आइडेंटिफाइंग एनोमलीज, एनोमलीज मतलब बोलो भाई। एनोमलीज मतलब एक जो पैटर्न है वो पैटर्न से कुछ अलग होना, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? एनोमली हो गई। एनोमली एक जो पैटर्न फॉलो होता है जनरली, वो पैटर्न से कुछ अलग होना, दैट इज एनोमलीज। जनरली वी फाइंड एनोमलीज इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे क्लियर समझ में आ जाएगा एनोमलीज आइडेंटिफाई कैसे हो सकती है। थ्रू डेटा एनालिटिक्स। कैसे होगी कि भाई हर ये हमने डेटा देखा, हर 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद जो मार्च का जो स्टॉक रिटर्न होता है, ये इंडेक्स रिटर्न है, इंडेक्स यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी बोल लो तुम। सो इंडेक्स या बैंक निफ्टी का जो रिटर्न है दैट इज पॉजिटिव। इसके अलावा ये 4 साल में जो मार्च का जो रिटर्न होता है, मार्च के महीने में, मार्च के महीने में इंडेक्स, और इंडेक्स कितना बढ़ा या इंडेक्स कितना कम हुआ, सो ये हमेशा नेगेटिव रहता है। ये हमेशा नेगेटिव होता है। सिर्फ हर 4 साल के बाद का जो मार्च आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ये अब तुमको ये डेटा मिल गया, ये समझ लो ये डेटा मिल गया। अब इसको एनालिसिस करने के बेसिस में तुमको कैसे समझ में आएगा? एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मार्च 2015, 2016, 2017 और 2018, ये 4 मार्च डेटा में तुमको लॉस दिखा, येट इज तुम्हारा इंडेक्स कम हुआ है, इंडेक्स फॉल हुआ है। और 2019 मार्च में तुम्हारा इंडेक्स बढ़ा है, बैंक निफ्टी ले लो या निफ्टी ले लो। सिमिलरली, सिमिलरली इसके पहले जाओगे तो 2014, 2014 का जो मार्च था उसमें डेटा बढ़ा, इंडेक्स बढ़ा है, और उसके पहले के 4 साल के मार्च के डेटा में तुम देखोगे तो इंडेक्स फॉल हुआ है। इसमें तुमको एनोमली क्या दिख रही है कि हर 4 साल बढ़ रहा है, लेकिन 5वें साल तो हर 4 साल घट रहा है लेकिन 5वें साल बढ़ रहा है। तो ये जो 5वां साल है जहाँ पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव रेट है, ये एनोमली है ना। एनोमली इन द सेंस दिस इज नॉट गोइंग विद द पैटर्न। 4 साल हो रहा है लेकिन 5वें साल अचानक से कुछ और हो रहा है। लेकिन अब तुमको ये एक पैटर्न समझ में आया, ये पैटर्न क्या है? इलेक्शन का पैटर्न है कि 4 साल मार्च में जनरली फॉल क्यों होता है इंडेक्स? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। वाई? बिकॉज कई लोग प्लान करते हैं ना, अपना टैक्स प्लानिंग करते हैं कि मैं इस साल अभी बेच लेता हूँ तुरंत और वापस से खरीद लूंगा, मार्च में बेच लेता हूँ और अप्रैल में वापस से खरीद लूंगा। मार्च में मैंने जो बेचा उसके कारण जो मेरे को कैपिटल गेन होगा, तो 1 लाख तक तो मेरे को छूट है ना, तो वो 1 लाख तक का प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूँ। 1 लाख तक का प्रॉफिट बुक कर लिया मैं, और उसको अप्रैल में फिर से खरीद लिया, तो मेरी पोजीशन इंटैक्ट रही, जैसी थी वैसी की वैसी रही। हो सकता है कम में भी मिल जाए मेरे को, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्च के महीने में, तुम देखोगे तो। लेकिन ये इलेक्शन का ईयर है, ये साल भी 2023 का इलेक्शन का ईयर है, और ये अब तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो सकता है बेसिस पास डेटा क्या कि ये मार्च में जनरली तुम बाकी पिछले 4 साल के मार्च का देखोगे ना, 2020, 21, 22, 23, तो तुमको दिखेगा कि इंडेक्स फॉल हुआ है। लेकिन ये अभी मार्च अभी तक चालू है, अभी तो जस्ट मार्च, 1 मार्च को भी तुम्हारा क्या हुआ था? इंडेक्स इंक्रीज होना चालू हो गया था, राइट। सो बेसिकली अब अपन देखेंगे कि मार्च एंड में इंडेक्स पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, बट
इलेक्शन ईयर में इंडेक्स इज व्हाट पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ मार्च, बाकी मार्च के महीने में सुस्त मंथ रहता है इंडेक्स, दैट इज प्रॉफिट बुकिंग हैपेंस। सो ये एनोमली हुई। आइडेंटिफाइंग द एनोमली कैसे हो रही है? बाय एनालाइजिंग द डेटा। तुम एनालाइज करो प्रॉपर डेटा, उसको एनालाइज करना प्रॉपरली, क्या रीजन से उसको टैली करना, रीजन से लिंक करना, एंड दैट इज हाउ यू एनालाइज द पैटर्न्स, यू एनालाइज द एनोमलीज एंड एक्सट्रैक्ट अदर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। ये तुम्हारा क्या हुआ? डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के कुछ टूल्स है, कुछ कैट्स है। सम ऑफ द पॉपुलर टूल्स यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री एज पार्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आर लिस्टेड बिलो। कैट कैट जो तुम पहले भी देखते थे। सो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स सबसे पहले दिया है ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ऑडिट कमांड लैंग्वेज, ऑडिट कमांड लैंग्वेज इज अ डेटा एनालिटिकल टूल। डेटा एक्सट्रैक्शन होता है इससे, एनालाइजिंग होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग। बस इसको इतना मार्क करो इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग एंड extracting the information, which is used for what? Detection of the fraud and prevention of the error. Detection of the fraud and prevention of the error and risk management process. Large data sets को quickly फटाफट से ये कर लेता है प्रोसेस। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल यू कैन रीड एज अ होमवर्क बाकी सबके। Altrix, Altrix एक सॉफ्टवेयर है which was also used in L&T also, I remember. Altrix जो सॉफ्टवेयर है, this is used for consolidating the financial or operational data to assess the controls within the entity. तो तुम्हारा ये जो सॉफ्टवेयर है, दिस विल बी यूज फॉर व्हाट? कंसोलिडेटिंग द डेटा। बेसिकली तुमको बहुत बड़े डेटा, बड़े लेवल पे जब कंसोलिडेशन करना पड़ेगा तो एक्सेल माइट नॉट बी हैंडी, एक्सेल यूज नहीं कर पाओगे उस लेवल पे। सो ऑल्ट्रिक्स माइट बी रिक्वायर्ड इन दैट केस, ऑल्ट्रिक्स। So it used to consolidate the financial and operational data. A fully transparent audit trail of every action is performed in the Alteryx in the form of a workflow which makes it easier for the user to learn as no prior knowledge of coding or prescription is स्क्रिप्टिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। वी कुड आल्सो यूज ऑल्ट्रिक्स, और इसमें तुम्हारा एक वर्कफ्लो क्रिएट होता है जहाँ पे तुम क्रिएट वर्कफ्लो करते थे हम लोग, एंड देन बेसिकली उसके बाद हम ही यानी टिक क्लिक करना पड़ता है कि कौन कौन से ब्रांचेस के डेटा को लेना है अपने को, उसमें तुम क्लिक करते जाओगे एंड देन फिर तुम वर्कफ्लो को डालोगे, ईमेल पे जाएगा ऑटोमेटिकली, ईमेल पे जाता है वर्कफ्लो, एंड वर्कफ्लो का अप्रूवल होता है बाय द अप्रूव्ड अथॉरिटी, वो अप्रूव करती है, एंड वो वर्कफ्लो अप्रूव होने के बाद वो ऑटोमेटिकली डेटा को कंसोलिडेट कर लेता है। ये एक ऑल्ट्रिक्स का सॉफ्टवेयर है, दैट इज व्हाट दे वर सेइंग कि वर्कफ्लो क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वर्कफ्लो व्हिच मेक्स इट easier for the user to learn as a no prior knowledge of coding or scripting is required. Internally वो खुद ही खुद कर लेता है after the approval is taken place. It can also be leveraged to automate the analytics and perform the machine learning. टैक्स फाइलिंग हो गया, तुम्हारा इतनी बड़ी एंटिटी है ना एलएनटी, इतनी बड़ी एंटिटी है, अगर तुम एलएनटी की जाके सब्सिडरीज देखोगे तो 150 कुछ सब्सिडरीज है उसकी, 100 100 150 एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, राइट? तो ये इट्स नॉट इजी फॉर यू टू टैकल सच लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, एंड देयरफॉर अकाउंट क्लोजर हो गया, टैक्स फाइलिंग हो गई, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग हो गई, इसका टैक्स ऑडिट रिपोर्टिंग बनाना, 3CB 3CD, forecasting creation. It can also be used to automate set procedures that are performed periodically like reconciliations, consolidation, marketing workflow, system integration, ये सब करना। तो ये सब एक बेसिक तुमको थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइज करते चलो, और विजुअलाइज करते हुए तुमको याद रहेगा। जैसे अपन ने ऊपर में जो देखा ऑडिट कमांड लैंग्वेज, उसमें अपन ने क्या देखा, उसको विजुअलाइज करना है। डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है? एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली फ्रॉड लेवल पे काम करेंगे अपन। एसीएल का जनरली फिर कहाँ यूज होगा? दिस यू कैन टैग इट इज टैग विथ फॉरेंसिक ऑडिट, दिस यू कैन टैग विथ व्हाट? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ऑडिट तो नहीं रहा, अपन यूज क्या करते हैं अब टर्म? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। सो यू कैन टैग दिस विथ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, बिकॉज जब तुम इससे टैग कर दोगे तो तुमको याद आ जाएगा फ्रॉड डिटेक्शन और फ्रॉड प्रिवेंशन से, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालाइजिंग द सॉफ्टवेयर। सिमिलरली ऑल्ट्रिक्स को तुम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ग्रुप ऑडिट से लिंक कर लो, जो अपने चैप्टर है उससे एक एक चैप्टर से लिंक करते जाओ, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से देखते जाओ कैसे तुम इसको रिटेन कर सकते हो। रिटेंशन इज द की, आई टोल्ड यू, और रिटेंशन के लिए कुछ कुछ तरीके अपन लगा सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक ऑडिट कमांड लैंग्वेज, उसको मैंने कौन से चैप्टर से टैग कर दिया? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। दूसरा जो ऑल्ट्रिक्स है उसको मैंने ग्रुप ऑडिट से टैग कर दिया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंसोलिडेट करने का काम आएगा तुम्हारा फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तुमको पूछेगा विच ऑफ द बिलो डेटा एनालिटिकल टूल कैन बी यूज्ड फॉर कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, तो चार ऑप्शन देगा तुमको अगेन, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, ऑल्ट्रिक्स, कैशवेयर एंड तुम्हारा पावर बीआई। तो तुम्हारे को चारों में से ऑल्ट्रिक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा।
फिर है तुम्हारा पावर बीआई। पावर बीआई की आई होप यू ऑल ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग एवरी एनीवे, तुमने देखा होगा कई बार ऐड भी आता है, लर्न पावर बीआई विथ मी, मास्टर क्लास विथ पावर बीआई। इसका कुछ ऐसा टाइप का डैशबोर्ड बन जाता है पावर बीआई। ऐसा डैशबोर्ड तुम बना सकते हो इजीली विदाउट मच कोडिंग नॉलेज। सो दिस सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड यू कैन यूज। ठीक है, सो देखो दीज आर यूज क्या होता फॉर। है पावर गेम में। क्या बोले? हेलो, पावर गेम में क्या क्या होता है वापस दो। पावर बीआई में आप जो जनरली दीज। दिखा रहे हो। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हाँ अपने एक सेकंड। अपने लिए, अपने प्रोफेशन के लिए कैसे यूज होएगा? जैसे तुम ये सेम चीज ना, ये जो डैशबोर्ड क्रिएट करते हो ये एक्सेल में भी कर सकते हो बाय वे ऑफ वेरियस मैक्रोस लगा के, कोडिंग लगा के थोड़ा बहुत करना पड़ता है। एंड पावर बीआई से ये और इजी हो जाता है। पावर बीआई से इट सेव्स योर टाइम। सो वी इन आवर प्रोफेशन नीड टू प्रेजेंट डेटा टू द क्लाइंट या टू द इन्वेस्टर या एनीवेज। तुमको ये डेटा प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। सो दिस डेटा प्रेजेंटेशन डैशबोर्ड बनाना फॉर द एमआईएस हो गया, तुम्हारा एमआईएस क्रिएट करना, ये सब के लिए पावर बीआई यूज कर सकते हो तुम। एंड ये तुमको एनालिसिस करने में काम आ रहा है ना। तुम एक बर्ड्स आई व्यू में, बर्ड्स आई व्यू बोल सकता हूँ मैं इसको, कि बर्ड्स आई व्यू के थ्रू तुम इसको एनालाइज कर सकते हो। तुम्हारे जो ह्यूज डेटा होगा, मल्टीपल शीट्स ऑफ एक्सेल को तुमने एक शीट में कंपाइल कर दिया। ये डेटा तुम्हारा जो दिख रहा है 2.3 मिलियन, ये जितना भी तुम्हारा डेटा है ये हो सकता है बहुत सारी शीट्स का डेटा हो। तो देखो यहाँ क्या दिया है, इट प्रोवाइड्स नॉन टेक्निकल बिजनेस। तुम जितना कोडिंग वगैरह उसमें तुम्हारा नॉलेज ही नहीं है, नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर्स विथ टूल्स फॉर एग्रीगेटिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजिंग, शेयरिंग द डेटा। From audit perspective, such visualization tool can be used to find the outliers in the population. It can be used for reporting purpose. तुमको रिपोर्टिंग करना है, प्रेजेंट करना है, ऑडिट रिपोर्ट्स इन एन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मैनर में तुम इंटरेक्टिव वे में इसको रिपोर्ट कर सकते हो टू द हायर मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट तुम कर रहे हो मान लो, इंटरनल ऑडिट में तुमको एक फ्लैश रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। फ्लैश रिपोर्ट मतलब दीज आर फॉर एग्जीक्यूटिव, या एग्जीक्यूटिव समरी एक बोल लो। एग्जीक्यूटिव समरी इन द इंस्टेड ऑफ राइटिंग तुम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बदले तुम डैशबोर्ड रूप में प्रोवाइड कर सकते हो। एंड देन केसवेयर, it is a data analysis software providing provide tools that helps in conducting the audit and assurance engagement quickly, accurately and consistently। बस इसमें ये मार्क करना, क्विकली, एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तुमको ऑडिट करने में काम आता है क्विकली, कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली। क्विकली, एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली के लिए तुमको बाद में और भी दिखेगा कि एनालिटिकल इंसाइट शेयर करता है, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन, ये तो नॉर्मल है। ये सारे डेटा एनालिटिक सॉफ्टवेयर तुम्हारे रूटीन टास्क को एलिमिनेट करते हैं, मैनुअल एलिमेंट्स को ऑटोमेट करते हैं, ये सभी करते हैं। यूज बाय अकाउंटिंग फर्म, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड, दिस ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स एवरीथिंग यू नीड टू कंडक्ट एश्योरेंस एंड रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्विकली, एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। बाकी तुम डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है वो सब डाल सकते हो कि रूटीन टास्क को एलिमिनेट करता है, ये स्ट्रीमलाइन करता है, तुम्हारे बट ये प्रोसेस को काम क्या ऑटोमेट करता करता है? है। हाँ, काम क्या करता है ये सीस वायर केस वायर जो भी है? वही तुम्हारे ऑडिटिंग टूल है ये। तुम सैम्पलिंग करना है मान लो तुमको, तो सैम्पलिंग करके तुमको दे देगा कि तुम अपना हिसाब से डालोगे कि कितना सैंपल पॉपुलेशन आना चाहिए। तो तुम मर्टेलिटी लेवल डालोगे अपना, तुम अपना डेटा आउट इनपुट डालोगे, सो इट विल ऑटोमेटिकली सैंपल क्रिएट करके दे देगा। और उसमें सैंपल में से तुमको रॉमम निकाल के दे सकता है अगर तुम अपने इनहेरेंट रिस्क लेवल डाल दोगे, कंट्रोल रिस्क लेवल डाल दोगे। सो ठीक ऑडिटिंग है। टूल है ये। ऑडिटिंग टूल है, तुमको क्विकली इंफॉर्मेशन क्रिएट करके दे देगा फ्रॉम आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तुमको तो डंप मिल जाएगा ना, लेजर डंप मिल जाएगा। तुम लेजर डंप को डालो, तुम्हारा क्यों रोमम है वो डालो, मर्टिलिटी लेवल तुमने क्या डिटरमाइन किया, थ्रेशोल्ड लेवल क्या है तुम्हारा वो डालो, और ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा सैम्पलिंग वगैरह करके दे सकता है। और इसी के अलावा और जो भी एनालिसिस करना पड़ सकता है, ऑडिटिंग टूल है ये। अब आ जाओ ऑटोमेटेड टूल्स, जहाँ पे अपन देखेंगे आरपीए, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
ब्लॉकचेन, एनएफटीज। सो एक बार क्विकली अगर मैं गो थ्रू करना चाहूँ एक एक को, तो आईओटी यानी क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब तुम्हारे जितने डिवाइसेस है जो जो इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है, वो अपन उसको क्या बोलेंगे, कौन से टेक्नोलॉजी के थ्रू लिंक्ड है, दीज आर लिंक्ड विथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर वो आपस में लिंक्ड है सो दे आर जनरली लिंक्ड थ्रू इंटरनेट, राइट। एंड इफ दे आर लिंक्ड थ्रू इंटरनेट, बेसिकली जनरली अगर ऐसा हो रहा है, सो वी विल कॉल दिस टेक्नोलॉजी एज व्हाट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण ऑडिटर के क्या क्या इंप्लीकेशन है ये अपन देख सकते हैं, ऑडिट इंप्लीकेशन। और इसमें क्या रिस्क है, ये अपन को दो चीजें देखनी है हर टेक्नोलॉजी में, हर ऑटोमेटेड इसमें। फिर आता है तुम्हारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू ऑल नो एवरीवन, राइट। थिंक बेसिकली तुम्हारा चैट जीपीटी हो गया या जो भी हो गया एआई, तुम इसको ले सकते हो, इसका क्या इंप्लीकेशन है और क्या रिस्क है। फिर ब्लॉकचेन भी तुमको पता होगा मोस्टली, लाइक अभी जो वापस से बढ़ना चालू हो गया तुम्हारा क्या, क्रिप्टो करेंसी, दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेट होता है ये। सो दिस इज व्हाट, एक तुम बोल सकते हो इसको कैसे, कि एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करता है ये, बाय चेन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। और ये जो अलग अलग चेन्स होंगे ना, ये हर एक चेन अलग दूसरे चेन से अलग रहता है। ब्लॉकचेन इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जहां पे कोई दो तुमको सिमिलर नहीं मिलेगा, सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी किसी में। और जिसके कारण तुम्हारे जो क्रिप्टो करेंसीज है, दीज आर ऑल व्हाट हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, और ये डुप्लीकेट नहीं किए जा सकते। एंड देयरफॉर एक एक की वैल्यू होती है, ये वैल्यू इसीलिए आ रही है क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं हो पाते थ्रू ब्लॉकचेन। ये एक एग्जांपल हो गया ब्लॉकचेन को कैसे तुम यूज कर रहे हो क्रिप्टो करेंसीज में, ब्लॉकचेन को। सिमिलरली इसका क्या ऑडिट इंप्लीकेशन आ सकता है और इसके क्या रिस्क है। ब्लॉकचेन एक खुद में बहुत बड़े वास्ट कंसेप्ट है, अपन को ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द ऑडिट इंप्लीकेशंस एंड क्या क्या कॉमन रिस्क है। एंड विद द एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, वी विल ट्राई टू जस्ट रिकलेक्ट ऑल द पॉइंट्स। एंड देन एनएफटी हो गया तुम्हारा, नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स तुमने सुना होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बूम हो रही है अभी, एनएफटीज की वैल्यू बहुत अभी कम हुई है, लेकिन बीच में 2-3 साल पहले बहुत एकदम पीक पे पहुंच गई थी। मतलब तुमने मान लो कोई पेंटिंग की है और तुमने उस पेंटिंग को एसेट के रूप में एनएफटी क्रिएट कर दिया। एनएफटी क्रिएट कैसे हो सकता है, नॉन फंजिबल टोकन, ये अगेन ब्लॉकचेन फैसिलिटी से क्रिएट होता है। नॉन फंजिबल टोकन जो होता है, दीज आर व्हाट, जहां पे तुम्हारा एसेट जो है, एसेट उसको तुमने डिजिटलाइज कर दिया, और ये जो एसेट के अगेंस्ट एक जो टोकन क्रिएट होगा, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगेन दिस टोकन कैन नॉट आल्सो बी डुप्लीकेटेड, और ये ट्रांसफरेबल होता है, ये ट्रांसफरेबल भी होता है। सो इसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो। तो कुल मिला के तुम अपनी कोई भी एनएफटी को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। और एक एनएफटी का अलग से ब्लैक मार्केट भी बहुत बड़ा चलता है, जहाँ पे कोई 5-5 रुपए की एसेट की वैल्यू हो चुकी थी 5-5 लाख रुपए, इतना ज्यादा बूम हुआ था ये मार्केट। और अभी वापस से पूरा डाउनफॉल आ चुका है एनएफटी मार्केट में। सो ये एनएफटी का अलग मार्केट चल रहा है, ब्लैक मार्केट तुम देखोगे अगर गूगल सर्च करोगे तो इसका अलग मार्केट चलता है, जहाँ पे तुम कुछ भी एसेट को बना रहे हो, उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर रहे हो और बेच रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी चल रहा था। सो दिस मार्केट इज द फ्यूचर ऑल्सो। और ये एनएफटी के तरीके से तुम और भी तरीके से इसको अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने डे टू डे एक्टिविटीज को यूज कर सकते हो, जहाँ पे तुम कुछ अपनी एसेट को यूनिफाइड कर सकते हो, इन द सेंस उसको तुम यूनिक कर सकते हो कि वो कॉपी ना कर पाए कोई, उसको तुम ट्रांसफरेबल बना सकते हो। तुम्हारे जो फिजिकल एसेट है, लैंड है, इवन लैंड को भी तुम एनएफटी में कन्वर्ट करके तुम ट्रांसफर कर सकते हो। एग्रीमेंट एक बनती है उसमें प्रॉपरली, जिसको अपन बोलते हैं स्मार्ट एग्रीमेंट। इसको अपन बोलते हैं स्मार्ट एग्रीमेंट। स्मार्ट एग्रीमेंट बनती है इसमें एनएफटी में, जहाँ पे एग्रीमेंट आईडी कोड जो रहते हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, एंड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एज वेल। स्मार्ट एग्रीमेंट बनता है एनएफटीज में। तो इसके अलग चैलेंजेस है, इसके अलग फीचर्स है। डिजिटल एसेट है जैसे, ये एक यूनिक नेचर के होते हैं और ये एक्सचेंजेबल होते हैं। और ये नॉन फंजिबल है। फंजिबल मतलब क्या होता है, ये फंजिबल मतलब समझ रहे हो ना, दिस आर व्हाट यू कैन से इज, फंजिबल का मतलब तुम्हारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का, ये उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। एक सेकंड, fungibility is the ability of a good or asset to be interchanged with other individual goods or asset of the same type। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन में तुमको क्या मिलेगा कि NFTs are unique tokens that document ownership rights and authenticity for an asset
इसमें तुम्हारा जो राइट है, तुम्हारा राइट तुम्हारे पास आ जाएगा थ्रू स्मार्ट एग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया। एंड दीज आर नॉन फंजिबल since they cannot be exchanged for or equal to one another due to digital signature or one। तुम इसको टोकन जो है एनएफटी, एनएफटी को एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। एनएफटी तो तुम किसी और को दोगे और उसके बदले तुमको इन कंसिडरेशन कुछ और एसेट मिलेगा, या तो कैश मिलेगा, या तो तुमको वो अमाउंट ट्रांसफर करेगा, या कुछ और एनएफटी तुमको देगा। लेकिन ये एनएफटी को मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये एग्रीमेंट को मेरे को किसी और के नाम में देना पड़ेगा। तो बाय वे ऑफ कैश होगा या बाय वे ऑफ अदर एक्सचेंज, अदर एसेट होगा। नॉन फंजिबल सिंस दे कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर और इक्वल टू वन अनदर ड्यू टू डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ईच वन। देखो एक्सचेंज कैसे हो सकता है। एनएफटी एक्सचेंज टेक प्लेस विद क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन या स्पेशलिस्ट साइट्स। यही मैं तुमको बता रहा था, बीच में एनएफटी का जो मार्केट बूम हुआ था, तो एक एक एनएफटी के लिए कुछ भी कुछ अनसन खरीदी बिक्री हो रही थी। फिर इसके बाद अपन को देखना है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जहाँ पे मैंने तुमको क्या बताया, बॉट्स को यूज किया जा रहा है फॉर ऑटोमेटिंग योर प्रोसेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल अपन टेलीग्राम में देख सकते हैं। एग्जांपल मैंने दिया था तुमको कंप्यूटेक्स। कंप्यूटेक्स में कैसे तुम अपनी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर दो, वो बाकी पूरा रिटर्न फाइल कर देगा तुम्हारा, राइट। सो दैट इज वे बाय वे ऑफ बॉट्स ओनली। वो खुद ही अपना क्लिक कर ले रहा है, लॉगिन कर क्रिएट कर ले रहा है, लॉगिन आईडी डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, एवरीथिंग इट इज डूइंग बाय इट्स ओन। सो ये अपन को कुछ पॉइंट्स देखने हैं यहाँ तक। हर पॉइंट में अपन को बेसिकली what is important is what audit implications and common risk। ऑडिट इम्प्लीकेशन एंड उसके कॉमन रिस्क क्या है। सो आईओटी में देखोगे तो आईओटी का एग्जांपल दिया है, जैसे कि तुम एग्जांपल क्या क्या दिया है कि फ्रिज में तुमने अंडे रखे हैं और अंडे जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वेंडर को ऑर्डर चल जाएगा और फ्रेश ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और तुम्हारे पास वापस से अंडे होम डिलीवरी आ जाएगी। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए तुम्हारे। एग्जांपल मैंने तुमको कल भी दिया था फॉर एप्पल डिवाइसेस। सारे के सारे एप्पल डिवाइसेस इंटरलिंक्ड है, राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इसमें अब अपन आते हैं ऑडिट इम्प्लीकेशंस में। You are not being able to rely only on the manual controls now. You are dependent on internet. You are dependent on internet of things. Instead auditors may need to scope in the new system into their audit। अब तुमको ये जो नए नए सिस्टम है इसके इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, इसको न्यू सिस्टम्स को स्कोप इन करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यू आर नॉट dependent only on the manual control. You are no more relying only on the manual controls. You are also relying on the automated controls। Audit firms may need to train and upskill the auditors also, obviously। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से तुम अगर डील कर रहे हो तो तुमको अपस्किल करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कंज्यूमर फेसिंग टूल्स होते हैं दैट कनेक्ट्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट इन न्यू वेज कैन इंपैक्ट द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क फॉर मैनेजमेंट ऑडिटर टू कंसिडर। एग्जाम्पल, तुम यहाँ से पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है कोई और ऐप पे। मतलब एग्जाम्पल तुम ले लो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तुम्हारे दो ऐप है। एक तुम्हारा ऐप है जो तुमको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को तुम यूज कर रहे हो कोई और ब्रांड में। तो दोनों ब्रांड के जो दोनों एप्स है तो दोनों लिंक्ड है, दोनों आपस में लिंक्ड होना चाहिए। सो दीज आर ऑल व्हाट कंज्यूमर फेसिंग टूल्स, जहां पे तुम्हारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज हो सकता है। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा है, ट्रांजेक्शन आ रहा है यहाँ से, रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ से यूज हो रहे हैं और इमीडिएटली इफेक्ट आ रहा है कोई और एप्लीकेशन में। तो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, न्यू रिस्क मैनेजमेंट ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे सारी चीजें, क्योंकि तुम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हो, थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हो साथ ही साथ एक ही ट्रांजैक्शन के फ्लो में। कंज्यूमर फेसिंग अलग अलग टूल्स हो सकते हैं तुम्हारे। एंड कंसीडर द पेमेंट प्रोसेसिंग टूल, जैसे एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से अब तुम पेमेंट कर रहे हो, सो दैट इज बाय थ्रू अ क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग टूल। यू आर पेइंग वाया एट अ रिटेल लोकेशन थ्रू अ मोबाइल डिवाइस। मतलब समझो कितने अलग अलग टाइप के चीजें इन्वॉल्व है। एक तो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, फिर एक रिटेल स्टोर रिटेल लोकेशन इन्वॉल्व है और तुम्हारा खुद का एक मोबाइल भी इन्वॉल्व है। तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। This could create a new path for a incoming payment that may rely in part of a new service provider supplying and routing information correctly। Auditors would need to consider the volume of this transaction and the process controls related to it। बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स में अगर पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो ऑडिटर को ये सब कंसिडर करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली व्हाट पेमेंट प्रोसेसिंग टूल एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वगैरह, ये सब देख सकते हैं। इसको याद करने के लिए एक बार लिंक करना पड़ेगा अपन को सारे कीवर्ड्स को। सारे कीवर्ड्स को देख लो एक बार, हो सकता है तुमको पूछ ले, वी नेवर नो क्या क्वेश्चन आ सकता है। एज आई टोल्ड यू, वी नीड टू एंश्योर कि हम याद कर रहे हैं उसके बाद ही आगे बढ़ रहे हैं, और तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, कल रिवाइज करके नहीं आए थे।
अभी अपन रिवाइज कर रहे थे तो आंसर क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा तुमको। तो अभी जितना अपन ने किया है उसको आज ही रिवाइज कर लेना पूरे चैप्टर को अच्छे से। तो ये इसको कैसे अपन याद कर सकते हैं मैं बताऊं? कीवर्ड्स इसमें मार्क करते जाओ। कीवर्ड्स में मार्क करा रहा हूं एक बार, और ये सारे कीवर्ड्स को एक बार लिंक कर सकते हैं अपन। न्यू सिस्टम, मार्क करो न्यू सिस्टम। फिर ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस, एंड देन तुम्हारा आ गया पेमेंट प्रोसेसिंग टूल्स या क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो ये 4 वर्ड है, इसको तुम लिंक कर लो कैसे भी करके। एग्जाम्पल, न्यू सिस्टम की ट्रेनिंग लेनी है, न्यू सिस्टम की ट्रेनिंग लेनी है, so that I can understand the flow of transactions in a credit card payment processing tool model, in a credit card payment processing tools। क्या बोला मैंने? न्यू सिस्टम की ट्रेनिंग लेनी है so that I can understand the flow of transaction in a credit card payment processing tool, credit card payment processing tool। so as to understand what flow of transactions in credit card payment processing tools। ये तुम्हारा हुआ आईओटी। एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो आईओटी को। इसमें रिस्क बताओ तो क्या हो सकता है? अभी अपन ने देख चुका ऑलरेडी, इंटरनेट बेस्ड आईओटी बेस्ड अटैक्स। आईओटी बेस्ड अटैक्स याद है? जहाँ पे तुम्हारे अगर सारे डिवाइसेस इंटरनेट से लिंक्ड है तो एक डिवाइसेस का एक्सेस आ गया तो बाकी डिवाइसेस भी एक्सेस कर सकते हैं ना वो, फिशिंग अटैक के थ्रू या डिनायल ऑफ सर्विस के थ्रू। सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। ये सब है तुम्हारे, क्योंकि इंटरनेट से लिंक है, इंटरनेट से डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंटरनेट रिलेटेड रिस्क होंगे। कॉमन रिस्क ऑफ आईओटी। डन। आईओटी हुआ क्या? देखो अब ये जो टॉपिक्स है ना, डेट आई वुड से लिमिटेड फोकस के साथ तुमको देखना पड़ेगा। पर्टिकुलरली ऑडिट इम्प्लीकेशंस ध्यान से देखना है इसको, और इसका बेसिक तुमको पता होना चाहिए आईओटी क्या है, तुमको लिखते आना चाहिए बस कि कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए बेसिक। सिमिलरली सेम गोज फॉर एआई। अब एआई में इसने बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल दिए, राइट? जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई तुम्हारी टेस्ला की, या तुम सीरी की हेल्प ले लो, सीरी हो गया अपना, या एलेक्सा हो गई, एलेक्सा सीरी। ये सब के थ्रू कैसे हो रहा है? ये सब एआई के थ्रू हो रहा है। तुम कुछ भी पूछ रहे हो और तुमको वो आंसर कर रही है अगर, तो डेट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई इज अ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज करके दे आर एबल टू ट्रेस द पैटर्न, ट्रेस द बिहेवियर, एंड उस बिहेवियर को लर्न करते हुए द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स हाउ दे रिस्पॉन्स। दे हैव अ ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी इन द सर्वर। तो ये तुमको ऑलरेडी जो जो चीजें पता है उसको रिटेन करने की कोशिश करो। ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट एआई नाउ। सो इसका ऑडिटर्स इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशंस भी ऑब्वियसली अब तुमको समझ में आना चाहिए। तुम लॉजिकली तुम बोलोगे तो भी बोल सकते हो कि भैया एआई का अभी तुमको इम्प्लीकेशंस दिख गया ना, एआई जेमिनी वाला, कि वो क्या था? बायस था ना, वो मोदी की वही वही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा था। इट वॉज बायस्ड टूवर्ड्स इंडिया। आउटपुट इज अप्रोप्रिएटली रिव्यूड और अप्रूव्ड और नॉट। आउटपुट जो निकल रहा है एआई का, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आंसर कर रहा है, वो रिव्यूड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। एल्गोरिथम जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है उसका, बायस्ड तो नहीं है ना, अनइंटेंडेड बायसनेस नहीं होनी चाहिए एल्गोरिथम में। लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस कैसा है तुम्हारा, उसको फ्लो ऑडिटर को उस पर फोकस करना है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक आ सकता है एआई के ऊपर भी। इन्फॉर्म डिसीजन, डिसीजन मेकिंग जो तुम ले रहे हो एआई के बेसिस पे, उसको एक बार अपने और कोई रिसोर्स से चेक कर लिया करो। ये सब ऑडिटर के ऊपर इम्प्लीकेशंस है कि जब वो एआई की हेल्प ले रहा है अगर,
तो एआई की हेल्प से जो भी इसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको एक बार वापस से वो सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना चाहिए, यस और नो, बिफोर मेकिंग एनी इन्फॉर्म डिसीजन, बिफोर मेकिंग द डिसीजन बेसिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एआई। ये देखो कि क्या मैनेजमेंट एआई का यूज कर रही है क्या, ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए, क्या मैनेजमेंट एआई का यूज कर रही है क्या। तो ये सब तुम्हारे ऑडिटर्स इम्प्लीकेशन में आ सकते हैं। कॉमन रिस्क में वही सब है कि कॉन्फ़िगरेशन अगर गलत हुआ तो इंटरफेस गलत आएगा, कैलकुलेशन गलत होगी और रिपोर्ट गलत जनरेट करेगा वो। डेटा प्राइवेसी हो सकता है कि ना रहे, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज हो सकती है। अब इसमें जिसको जितना डीप जाना है वो उसके लिए गूगल है ऑलरेडी, ठीक है, कर सकते हो, जा सकते हो, कोई खराबी नहीं है। अगर तुमको और घुस के थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में तो एक एक टॉपिक के ऊपर पढ़ लो, एक एक आर्टिकल, है ना। डेट विल हेल्प यू टू रिटेन दिस स्टफ एटलीस्ट। तुम जितना टाइम स्पेंड करोगे एक एक टॉपिक के ऊपर उतना तुम्हारा रिटेंशन इंप्रूव ही होगा। रिटेंशन इंप्रूव होगा, ऑडिटर्स इम्प्लीकेशन को तुम एनालाइज अंडरस्टैंड कर पाओगे और अच्छे से, प्रोवाइडेड यू हैव टाइम। ब्लॉकचेन, blockchain is, they are telling is what is based on a decentralized and distributed ledger that is secured through encryption. Each transaction is validated by the blockchain participants, creating a block of information that is replicated and distributed to all participants. All blocks are sequenced so that any modification or deletion of a block disqualifies the information. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और रीड कर सकते हो तुम खुद के भी लेवल पे, एक बार रीडिंग कर लो। एग्जाम्पल तुमको पता ही है, बिटकॉइन हो या और एनी क्रिप्टो करेंसी, दे आर यूजिंग ऑल व्हाट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें भी तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि बिटकॉइन जब ट्रांसफर कर रहे हो सो द कॉन्ट्रैक्ट हैड टू बी अल्टर्ड। ऑडिटर्स इम्प्लीकेशन में देखोगे तो गवर्नेंस पे एक बहुत इशू है। इवन ब्लॉकचेन, जब तुमको भी पता है क्या कि इवन सेबी इज ट्राइंग टू गवर्न, इवन सेबी इज ट्राइंग टू रेगुलेट इट, राइट। क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो करेंसी सेबी ट्राइड टू बैन, ऑडिटर शुड कंसिडर दिस एस्पेक्ट्स एज वेल ना, कि इसका कोई गवर्नेंस है कि नहीं है। भैया वो तो 100% ऊपर हो सकता है, 100% नीचे भी जा सकता है अगर क्रिप्टो करेंसी में बोलूँ, और अगर प्रॉपर गवर्नेंस नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली लॉस किसको है, पब्लिक को ही लॉस होगा ना। जब तक फायदा है फायदा है, जिस दिन लॉस होगा उस दिन बड़ा लॉस होगा। अभी बोल रहे जैसे कि बिटकॉइन माइट ब्रीच इट्स ऑल टाइम हाई ऑल्सो, और उसके रीजन है पर्टिकुलरली ब्लैक रॉक वगैरह ने उसको सपोर्ट किया है, ये जो भी है न्यूज में आ रहा है, अगर अगर चल रहा है, सो इट्स अ ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड चालू हो गया फिर से। जब डाउनवर्ड आएगा, जब तुमने अप ट्रेंड में लगाया पैसा और नीचे आ गया तो सोच लो, जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट। सो इन स्टॉक मार्केट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर रेगुलेशन इम्पोज बाय सेबी एटलीस्ट, बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना, रेगुलेटर नहीं है ना कोई गवर्नेंस है। सो ऑडिटर शुड कंसिडर द गवर्नेंस, शुड कंसिडर द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस अराउंड द ट्रांजेक्शंस। सिक्योरिटी को हटा, ट्रांजेक्शंस को हटा दो, सिक्योरिटी को बस रखो, सिक्योरिटी अराउंड द ट्रांजेक्शन। कोई सिक्योरिटी है क्या यहाँ पे? हो सकता है तुमको कोई दूसरा एक अपना प्लेटफॉर्म बना के तुमको झांसे में लेके आगे तुमको पैसा ले ले तुमसे और तुमको दे ही ना क्रिप्टो करेंसी। ऐसे भी हुए पास में इंसिडेंसेस जहाँ पे उन्होंने, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होता है वैसे क्रिप्टो करेंसी का भी प्लेटफॉर्म होता है, राइट। और जब प्लेटफॉर्म में तू, प्लेटफॉर्म ही मैंने फ्रॉड प्लेटफॉर्म बनाया, इनएलिजिबल प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म में मैंने पैसे तो ले लिए, और वो पैसे से तुम कर ही नहीं पा रहे हो, खरीद ही नहीं पा रहे हो कुछ, वॉलेट में डाल के वो पैसे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। Although blockchain's core security premise rests on cryptography, there are risk factors associated with it. Already you know कि blockchain interacts with legacy system, business partners, concerns related to insecure application programming interface, data confidentiality, privacy cannot be ignored. Weak blockchain application development protocols are something auditors cannot overlook. ऐसे ब्लॉकचेन फैसिलिटी जहाँ पे वीक कंट्रोल्स है, वीक प्रोटोकॉल्स है। सिमिलरली डेटा प्राइवेसी लॉज रेगुलेशन तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, लॉ रेगुलेटेड ही नहीं है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अगर रेगुलेटेड नहीं है तो तुम बिटकॉइन खरीदते खरीदते तुम जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारी लीक हो सकती है या कुछ यूज तरीके से, किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है।
Data are communicated across geographic boundaries also. So auditors have to consider all these points. रिस्क तुमको यहाँ पे पता है कि इनएबिलिटी टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन वंस डन, एक्सेस डेटा विदाउट रिक्वायर्ड कीज, मेक द सिस्टम सिक्योर, but also mean that organization needs specific protocol and management process to ensure that they are logged out, एंड क्लियर कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए कि इनकेस तुम्हारे ऊपर कोई आपदा आ गई तो स्ट्रेंथ भी है तो वीकनेस भी है बहुत सारी इसकी, ऑपरेटिंग थ्रू नेटवर्क नोड्स, ये सब तुमको एक बार अपने लेवल पे समराइज कर सकते हो तो करो, और इसको एक बार याद करने के लिए कैसे याद करोगे तो कर सकते हो, अगर कर रहे हो तो बाकियों को भी बता सकते हो, क्योंकि मैंने ट्राई किया है सच उतना ज़्यादा इफेक्टिव निकल नहीं रहा था, तो हो सकता है तुम अपना दिमाग लगाओगे, तुम अपने लेवल पे याद करने की कोशिश करोगे तो तुमको ज़्यादा रिटेन रहेगा, इंस्टेड ऑफ मी गिविंग यू सम ट्रिक्स और टिप्स। तो कॉमन रिस्क क्या है और ऑडिटर्स इम्प्लीकेशन क्या है, ये चार चार पॉइंट याद कर लेना, चार चार पॉइंट दिया है तो 4 नंबर के लिए आ सकता है, वी नेवर नो, ठीक है। एनएफटीज मैंने बताया क्या है, ये जनरली एक टोकन होते हैं जो कि नॉन फंजिबल है। की फीचर्स इसके देखोगे तो ये डिजिटल एसेट्स को, ऐसे कोई भी एसेट को डिजिटलाइज कर देते हैं। इंटरनेट कलेक्टिबल्स लाइक आर्ट हो गया तुम्हारा, म्यूजिक हो गया, गेम हो गया, विद एन ऑथेंटिक सर्टिफिकेट क्रिएटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट अंडरलाइज द क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉकचेन फैसिलिटी यूज होती है ना, सेम फैसिलिटी यहाँ एनएफटी में भी यूज होती है, नॉन फंजिबल टोकन्स, जहाँ पे तुम अपनी म्यूजिक को, मैं अपनी म्यूजिक, मैंने गाना गाया, गिटार बजाया और मैंने उसको डिजिटल एसेट क्रिएट कर दिया और इसको अब मैं बेच रहा हूँ और कोई खरीद भी रहा है, ये हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में, आर्ट म्यूजिक गेम्स ये सब खरीदे बिक्री हो रही है डिजिटल एसेट्स बाय वे ऑफ एनएफटीज। दीज आर यूनिक बिकॉज दिस कैन नॉट बी फोर्ज्ड, एक एनएफटी जो मैंने क्रिएट किया है उसको तुम फोर्ज नहीं कर पाओगे, अदरवाइज मैनिपुलेट भी नहीं कर पाओगे। एक्सचेंज जनरली दिस आर एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो करेंसीज, मैं तुमको मेरी एसेट ट्रांसफर करूंगा, तुम मेरे को बिटकॉइन दे दो या तुम मेरे को एथरम दे दो, एथर दे दो, ये सब तुम्हारे क्या है फीचर्स है ऑफ एनएफटीज, डिजिटल एसेट्स है, यूनिक है, एंड दीज आर आल्सो एक्सचेंज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसीज। चैलेंजेस ऑफ एनएफटी देख लो क्या क्या चैलेंजेस है, ओनरशिप एंड कॉपीराइट कंसर्न, सिक्योरिटी रिस्क, ये कितना वैलिड है तुम्हारे इंडियन लॉ रेगुलेशन में ये देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी रिस्क, मार्केट इज नॉट दैट वाइड, अभी तक इसका मार्केट उतना वाइड हुआ नहीं है बट फ्यूचर में हो सकता है बड़ा मार्केट बन जाए, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं इसमें, एनएफटी ऑडिट कंसिडरेशन, तुमको कोई और एसेट के बदले कोई और ही एसेट बेच सकते हैं ना, एनएफटी ऑडिट कंसिडरेशन इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव कोड रिव्यू फॉर वेरीफाइंग द सेफ्टी ऑफ अ टोकन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, डेटा प्राइवेसी इशू, पोटेंशियल साइबर थ्रेट, टोकन तुम्हारा सही है कि नहीं है, एक्सचेंजेबल है या नहीं है, ये सब तुमको देखने पड़ेंगे। आरपीए मैंने तुमको बताया हुआ है क्या है ये, बॉट्स के थ्रू तुम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो बाय ऑटोमेटिंग, बाय वे ऑफ बॉट्स, यूजिंग बॉट्स, दीज आर नॉट फिजिकल रोबोट्स बट दीज आर ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं जो तुम्हारे विद इन द सिस्टम ऑटोमेशन, जैसे तुम व्हाट्सएप में देखोगे तो व्हाट्सएप बिजनेस में भी तुम रोबोट्स बॉट्स को यूज कर सकते हो ना, तुम हाई भेजूंगा अगर मैं तो तुमको ऑटोमेटिक रिप्लाई तुरंत आ जाएगा, हाई वी आर करेंटली क्लोज, प्लीज रीच आउट टू अस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 10 to 5। तुम इवन बॉट्स का यूज देख सकते हो, कॉल पे तुमको आजकल कॉल आएंगे और तुम बोलेंगे कि हाय एम आई टॉकिंग विद यश चांडक, और फिर मैं बोलूंगा यस तो वो आगे बढ़ेगी, मैं बोलूंगा नो तो वो काट देगी कॉल, ये क्या है, ये सब बॉट्स है। तो एक बार केस स्टडी, जो 2 केस स्टडी दी है, ये दोनों केस स्टडी को गो थ्रू करना है तुमको एज अ होमवर्क, मैं अभी जल्दी छोड़ रहा हूँ, वी विल स्टार्ट टुमारो अगेन बाय रिवाइजिंग, अगेन अपन को क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू रिवाइज, एक बार तुम भी 1 घंटा इसको दो वापस से जो अपन ने आज किया और अभी तक जितना किया, और ये जो केस स्टडी है एक बार तुम देख सकते हो अपने लेवल पे। अब इसमें तुम्हारा रोल ज़्यादा है कि हाउ एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू रिटेन दिस स्टफ, इसमें से कुछ पॉइंट्स तुमको रिटेन करना पड़े तो रिटेन करना पड़ेगा,
ये 2 केस स्टडी देख के आना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है ये अपन कल करेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के 2 क्वेश्चन करेंगे कल अपन। एमसीक्यू करेंगे 5 क्वेश्चन वाला जो एक एमसीक्यू है लास्ट में, और जो बचा हुआ पार्ट है ये दिस वी विल ओवर बाय टुमारो। कल अपना ओवर करेंगे। आई एक्सपेक्ट यू टू रिटेन ऑल दिस स्टफ बाय टुमारो एंड परसों अपना टेस्ट है इसी चैप्टर के ऊपर। टेस्ट में आई टोल्ड यू आई विल गिव यू व्हाट टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वही क्वेश्चन आए जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है लास्ट में, सेम डिटो ह्यूबहू क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। सो सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा तुमको, सारे क्वेश्चंस को तुमको आंसर करने हैं लिख लिख के, टेस्ट देना है प्रॉपरली, ठीक है। सो टेस्ट है तुम्हारा परसों, कल वी विल एंड दिस चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट विद ऐसे 800 की सीरीज, ठीक है। चलो बाय बाय, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। बाय सर। बाय।